नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल दिल एक शहर मलाल, जिसकी राइटर है अतीका मलिक, उसकी ये सेकंड एपिसोड है। और हमारी तरफ कुछ गेस्ट आ गए थे, जिसकी वजह से आप लोगों को मैं दूसरी एपिसोड नहीं दे पाई। सो आज मैं दूसरी एपिसोड लेकर आई हूँ और इसके साथ तीसरी एपिसोड भी आप लोगों को आज मिल जाएगी, क्योंकि दूसरी एपिसोड थोड़ी सी शॉर्ट है। और फिर जब 2 एपिसोड्स एक दिन में आप लोगों को मिल जाएंगी तो एक दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को, और हो सकता है कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड हो और अगली लास्ट हो, तो देखते हैं कि क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। साहिर के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मिसेस शाह ने अंदर झांक कर देखा, बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और साहिर सामने के खुले दरवाजे के मंजर से टेरेस की रेलिंग पर कूहनी टकाए मुसलसल सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त वो क्या सोच रहा था, बल्कि सही मायनों में देख रहा था। कोई भी इस मामले से बेखबर इंसान आसानी से जान सकता था। वो यकीनन तसव्वुर में उस मंज़र को दोहरा रहा था जो आज से 3 दिन पहले देख चुका था। बेटा, क्या हो रहा है? वो कमरे से होती हुई टेरेस पर आ गई थी। बस यूं ही वो नूज़ उसी पोजीशन में खड़ा रहा था। वो मोबाइल जिसके बारे में हमरा कह रही थी गुम हो गया है, ज़रा उसका नंबर तो डायल करके देखो, पता तो चले मोबाइल कहाँ गायब हुआ है। उन्होंने बज़ाहिर सादगी से सवाल उठाया था। साहिर ने कदर चौंक कर उनकी तरफ देखा और पास ही टेबल पर धरा मोबाइल उठाकर नंबर डाल किया। अंदर कमरे से मोबाइल की घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साहिर मतलाशी निगाहों से अंदर देखता हुआ आया था। तभी हमरा बाथरूम से बरामद हुई। उसने खासी परेशान नज़रों से उलझकर साइड टेबल पर धरे अपने पर्स की तरफ देखा तो साहिर ने पर्स उठाकर उसमें मोबाइल की मौजूदगी का यकीन किया और अगले ही लम्हे वो पर्स पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर दे मारा था। मिसेस शाह की आंखों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट में पोशीदा था। वो तो सिर्फ हमरा ही देख सकती थी। साहिर तो तुम तो कह रही थी कि मोबाइल गुम हो गया है। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा तो मिसेस शाह लपक कर दरमियान में आ गई। रुक जाओ साहिर, तुम मेरी मट्टी पलीद करना चाहते हो? इस बुढ़ापे में मुझे ख्वार करोगे? इस बदकिरदार लड़की के खून से हाथ रंग कर जेल जाना चाहते हो? जब साबित हो गया कि बाहर मर्दों से याराने लगाए फिरती है, उसे तुम्हारे साथ रहना गवारा नहीं, तो दे दो इससे तलाक। ये भी अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारे और तुम भी। भला मर्द की दुनिया कभी एक औरत पर ख़त्म होती है? इसे तलाक देकर इस झगड़े को ख़त्म करो। मामा, मैं इसे तलाक दे दूँ? साहिर ने बेहद नफरत और तैश से उसकी तरफ देखा तो हमरा की आंखें खौफ की शिद्दत से फैल गई। वो उसे कुछ भी कहने से रोकना चाहती थी, उसकी मिन्नत करना चाहती थी, उसे अपनी सफाई कुछ अल्फाज कहने चाहती थी, मगर हर अर्ज़ू मफलूज होकर गोया समात बनकर रह गया था। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही हो। नहीं मामा, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। ये मेरे कंधों पर सवार होकर यहाँ आए और मेरी गैरत और इज़्ज़त का जनाजा निकाल कर अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी जिए। मैं तो इस घर के तय खाने में कब्र बनाकर इसे ज़िंदा दफन करूँगा। मिसेस शाह के अरमानों पर हौस पड़ गई। वो तो समझ रही थी लोहा गर्म है, ज़रा सी चोट लगा कर अपनी मर्जी के सांचे में ढाल लेगी, मगर यहाँ तो उल्टा। साहिर जिद में आ गया था। दूसरी तरफ बेड ग्राउंड पर हाथ रखकर खड़ी हमरा के साकत सांसें चलना शुरू हो गई थी। सुंदस की डिलीवरी में मतवक्का पेचीदगियों के बायस डॉक्टर ने उसे सेजेरियन का कहा था। वो तो इतने छोटे दिल की थी कि ज़रा सी परेशानी को अपने ऊपर सवार कर लेती थी। अब तो उस घबराहट का और ही आलम था। हालांकि वो रोज़ाना सुबह शाम उससे फ़ोन पर बात करके ढेरों तसल्लियाँ देती, मगर उसकी परेशानी का ग्राफ नीचे आकर नहीं दे रहा था। उसका शौहर रिजवान भी बार बार आने पर इसरार कर रहा था। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ मुलाजिम भी नहीं मिलते, आस पड़ोस से उम्मीद नहीं होती, वहाँ सुंदस डिलीवरी से पहले घर और बाद में घर और बच्चे दोनों को कैसे संभालती। सो उन्होंने साहिर को टिकट करवाने का कह दिया था। 1 हफ्ते बाद उनकी फ़्लाइट थी। 2 माह से साहिर अपनी ही ज़िद पर अड़ा हुआ था, जबकि वो चाहती थी कि हमरा नामी कांटा उसकी ज़िंदगी से निकाल कर चला जाए। 2-3 माह में साहिर ज़रा संभल जाए तो वापस उसकी और लैला की शादी कर दें, मगर वो स्टूपिड उनके कहे पर यकीन करके कितनी मरतबा उसकी बखियत तो उधेड़ चुका था। मगर तलाक के नाम पर उसकी बिल्कुल उल्टी लॉजिक मिसेस शाह की सोच और समझ से बालातर थी। इजी चेयर पर झूलते हुए वो मुसलसल कई घंटों से इसी मसले का हल सोचे जा रही थी। भला आखिर एक फ़ैसला करके उन्होंने इस पर अमल दरामद करने का तहिया किया था। सुगरा खाने के लिए पूछने आई तो फ़िलहाल उसे मना करके उन्होंने हमरा को बुलाने का कहा था। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया है? थोड़ी देर बाद बस मर्दा सी वो उनके सामने थी। हाँ बैठो। उन्होंने चेयर रोककर उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और चंद लम्हे खामोशी से देखे गए। क्यों उसके हाथों ज़ाया होना चाहती हूँ? पर आखिर उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। अभी तो मैं यहाँ हूँ तो बचत हो जाती है। अगले हफ्ते मैं सुंदस के पास जा रही हूँ, उसका तो हाथ रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। आंटी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? जवाबन वो तड़प कर पूछ रही थी।
मैं क्यों कर रही हूँ? तुम्हें नहीं पता क्या? अपनी औकात, अपनी हैसियत का अंदाज़ा नहीं है जो मुझसे ये सवाल कर रही हो? हमरा कुछ न समझने वाले अंदाज में उन्हें देखती रही। देखो बीबी, मेरा बेटा एक बेकार खिलौने को उठाकर घर ले आया। बच्चा है ना अभी, मैंने उसे खेलने की इजाज़त दी, मगर अब उस खिलौने को गले का हार बना ले, मैं उसे ऐसा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकती। आंटी, मैं तो आपकी अपनी माँ की जगह समझती थी। आप मेरे साथ यूँ मत करें प्लीज़। उसके पास इल्तिजा करने के सिवा कुछ ना था। तुम मुझे माँ समझो या खाला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे स्टेटस की किसी लड़की को मैं घर में कपड़े बर्तन धोने का काम दे सकती हूँ, ऑफिस में छोटी मोटी जॉब भी दे सकती हूँ, मगर इस घर की मालकिन, नो, इम्पॉसिबल। इस घर की मालकिन वही होगी जो मेरी मर्ज़ी से आएगी। यूँ भी साहिर की मंगनी सुंबल की नन से तय थी। तुम्हारे यहाँ रहने की सूरत में मेरी बेटी का घर उजड़ सकता है, जो कि मैं कभी नहीं होने दूंगी। मुझे समझ नहीं आती तुम जैसी लड़कियाँ पराए मर्दों को काबू क्यों करती हैं। वो चुपचाप सर झुकाए सुन रही थी। मैं तुम्हें रोज़ रोज़ पीटता हुआ नहीं देख सकती। मेरे अंदर भी दिल है। तुम्हारी भलाई के लिए मैंने सोचा कि तुम्हें किसी और शहर में सेटल कर दूँ। तुम्हारी जॉब लगवा देती हूँ, तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त कर देती हूँ। ये सब मैं साहिर से खुफिया करूँगी और तुम्हें इसकी गैर मौजूदगी में यहाँ से निकाल दूँगी। यहाँ रहोगी तो जल्द या बदीर तलाक तो तुम्हें दे ही देगा, मगर सताकर, तड़पाकर, जुल्म करके। मुझे डर है कहीं तुम उसके हाथों ख़त्म ना हो जाओ। तुम फिर से अपना घर आबाद कर लेना, मगर ज़रा हाथ हौला रखना किसी अकाउंटेंट या क्लर्क वगैरह तक, क्योंकि हुस्न इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है कि गधा को शाह बना दे। उन्होंने काफ़ी हकारा से मशवरा दिया था। आंटी, मेरी ज़िंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं, और आप एक शादीशुदा लड़की को ये कैसे? और यूँ भी थोड़े से वक्त के बदले तुम घाटे में कब रही हो। 5 लाख तुम्हारे भाई ने ऐंठ लिए, 10 लाख हक महर के नाम पर तुमने वसूल किए। हमरा की आंखों में हैरत उतरने लगी थी। हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारे यहाँ आने के अगले हफ्ते ही सब कुछ पता करवा लिया था, और भी बहुत कुछ तुमने बटोरा होगा, तंज़िया अंदाज में कहते हुए उनकी सुई फिर पिछले नुक्ते पर घूम गई थी। आंटी, मैं, उसने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा था। बहरहाल मुझे बता देना, तुमने कल जाना हो या परसों, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगी। गोया उन्हें यकीन था कि अब वो इनकार नहीं कर सकती, और उसके जाने के बाद साहिर को यकीन आ जाता कि वो यकीनन किसी के साथ भाग गई है। और हमरा अपनी आंखों में उतरती जल थल को काबू करने की कोशिश में तेज़ी से कुछ कहे बगैर उनके कमरे से निकली थी। भला उस औरत के सामने वो क्यों आंसू बहाती? वो इतनी आसानी से उसकी तकदीर बर्बाद करने जा रही थी। उसने जिन आंसुओं को उस बेरहम औरत के सामने बहने से रोका था, वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तेज़ी से सिसकियों के साथ रवां हुए थे। उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर बंद किया और बेड पर गिरकर और भी ज़्यादा शिद्दत से रोने लगी थी। ये जाने बगैर कि साहिर घर वापस आ चुका और कमरे में मौजूद है। वो ड्रेसिंग रूम से चेंज करके निकला था। बहुत रोया जा रहा है। इतने अरसे से मुलाकात जो नहीं हुई, उसके घर से निकलने पर पाबंदी थी। वो कोई फ़ोन करने या रिसीव करने की भी मजाज नहीं थी। सो वो अपने हिसाब से रोने की वजह सोच चुका था। उसकी आवाज़ पर वो तेज़ी से उठ बैठी और ऐसी बेबस नज़रों से यूं ही रोते हुए उससे देखा था, जो बेड के दूसरी तरफ आकर लेट चुका था और उसे जहरखार नज़रों से देख रहा था। एकदम वो उठी और बेड के दूसरी तरफ घूमकर पाइंती पर आम बैठी और उसके पाँव पर हाथ रख दिए थे। साहिर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मेरा यकीन करिए। उसके पैरों पर सरसराते हमरा अहमद के कामते हाथों का असर था, या उसकी आंखों से गिरने वाले उसके आंसुओं का। वो कुछ बेबस सा होकर उसकी तरफ देखे गया था। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? आप मेरी बात का यकीन करें। उसे लगा साहिर की आंखों में कोई नर्म सा तासुर लौटने लगा है। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? ये तो साहिर ने भी बहुत मरतबा सोचा था, मगर वो आंखों देखा मंजर भला कैसे झुठला सकता था? तो फिर वो कौन था हमरा, जो तुम्हारे साथ सड़क पे खड़े होकर भी इस वक्त मोहब्बत कर रहा था? वो इंतहाई अजियत से पूछ रहा था। मैं सुंबल आपी के साथ गई थी, आंटी ने मुझे खुद। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले साहिर का हाथ घुमा और बेड के किनारे टिकी हमरा उलटकर कारपेट पर जा पड़ी थी और फिर तेज़ी से उठकर रोते हुए बाहर निकल गई थी। 2 मरतबा मुलाजमा को भेजने के बाद भी साहिर लंच टेबल पर ना पहुंचा तो मिसेस शाह उसे खुद बुलाने चली आई थी। साहिर बेटा, खाना लग चुका है, आओ ना। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर मोहब्बत से पुकारा और अंदर चली आई थी। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से यूं भरा हुआ था कि सांस लेना भी दो भर हो रहा था। शादी के बाद उसने सिगरेट पीना बहुत कम कर दिया था, मगर अब तो लगता था उसका खाना और पीना भी यही है। मामा, कहाँ ना भूख नहीं है? अब क्या इस मनहूस घर में 2 घड़ी आराम भी नहीं किया जा सकता? इससे तो अच्छा था सड़क किनारे किसी दरख्त के नीचे पड़कर 2 घड़ी सुकून का सांस ले लिया जाए। उसके चेहरे पर फैला कर कमरे की फिजा, उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज वो हक तक रह गई थी। उस कल मुही के जाने के बाद लैला से शादी करूंगी तो खुद ब खुद संभल जाएगा। सुस्त रवि से सीढ़ियाँ उतरते हुए उन्होंने खुद को तसल्ली दी थी। मैं तुम्हारी ये तलाक की रट सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। मैं भी उसे तलाक ही दिलवाना चाहती हूँ, मगर जिसने तलाक देनी है वो नहीं दे रहा, तो मैं अब क्या करूँ? मिसेस शाह खासी परेशान थी। सुंबल की कॉल आने पर उसने अपनी बात दोहराई तो वो गुस्से में उस पर उलट पड़ी थी। आप
कुछ कर रही होती तो वो आवारा शाह हाउस में दनदनाती ना फिर रही होती। मुझे तो लगता है आप और आपका बेटा मेरे सर पर सौकन ला बिठाएंगे, तब भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना आसान नहीं है तुम्हारे सर पर सौकन ला बिठाना। तुम्हारे चचा की पूरी फैमिली हमारी ज़मीनों पर ऐश कर रही है। पहले मैं बिज़नेस में खपती रही और अब साहिर उसी का होकर रह गया है। और वो लोग सालाना ठेके के चंद लाख हमारे मुंह पर मारकर नवाब बने फिरते हैं। आज हम अपनी आधी ज़मीनें अलहदा कर ले तो उनके ठाट बाट अधूरे रह जाएंगे। इस बात का उन्हें भी अच्छी तरह से अंदाज़ा है। मिसेस शाह ने सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखकर तसल्ली दी थी। मामा, आपको नहीं पता चचा चच्ची को पोते खिलाने की कितनी आरजू है। जब भी चच्ची फ़ोन करती है इसी मौजू को लिए हुए होती है। बातों बातों में कितनी बार वो मुझे जता चुकी है कि इतना अरसा कोई इंतज़ार नहीं करता। तो उनसे कहो जो दो कवारे फिरते उनका बंदोबस्त करे और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले। और कल कला को ज़ुबैर ये सब कहने लगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? सुंबल ने तीखे अंदाज में दरियाफ्त किया था। आपने उस आवारा से बात नहीं की, उसे डराइए धमकाइए। मैं अपनी तरफ से हर कोशिश कर चुकी हूँ, उसे डराया भी है, साफ साफ बता दिया कि बीबी तुम यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करो तो यही तुम्हारे हक में अच्छा होगा। जितनी उसने मार खाई और फिर भी यहाँ रह रही है। मुझे नहीं उम्मीद कि ये इस तरह घर छोड़ने पर तैयार होगी। उन्होंने आखिर में हमरा के रवैये का तज्जिया करके नाउमीदी का इजहार किया था। घर तो उसे छोड़ना ही होगा मामा, मगर फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, सुंबल ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। मामा, मैंने विक्की से बात की है, उसके नज़दीक ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ज़रा हाथ खुला रखना पड़ेगा। 2 रोज़ बाद सुंबल एक नए प्लान के साथ माँ के रूबरू थी। विक्की क्या कर लेगा? मिसेस शाह ने उलझकर पूछा था। विक्की बहुत कुछ कर लेगा, बल्कि अब तो सब कुछ वहीं कर लेगा, सुंबल ने जोशो खरोश से जवाब दिया था। और फिर वो उन्हें अपना सारा प्लान बताती चली गई थी। नहीं नहीं सुंबल, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर साहिर को पता चल गया तो? मिसेस शाह उसकी बात सुनकर कांप उठी थी। साहिर को कैसे पता चलेगा? हम पहले की तरह ये काम पूरी होशियारी से करेंगे, बल्कि हमने जो कुछ पहले किया है उस पर भी साहिर की यकीन की एक बार फिर मोहर लग जाएगी और वो अपने इंतखाब को गलत करार देकर हमेशा के लिए भूल जाएगा। इस तरह वो आसानी से लैला के लिए भी मान जाएगा। सुंबल के पुरयकीन अंदाज ने उन्हें भी सोच में डाल दिया था। मगर एक बात का ख्याल रखना होगा, ये काम किसी ऐसे रोज़ होना चाहिए जब साहिर इस शहर में मौजूद ना हो। शहर तो क्या, मैं इसे मुल्क से ही बाहर भेज दूंगी, मिसेस शाह ने इत्मीनान से जवाब दिया था। साहिर सिंगापुर में अपने ऑफिस की एक ब्रांच खोलना चाहता था। पहले भी वो इसी सिलसिले में गया था, मगर फिर वहाँ का टूर अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ा था। मिसेस शाह ने उसे उकसाया कि वो उनके अमेरिका जाने से पहले वहाँ का काम मुकम्मल कराए। आंटी, ये मेरा दोस्त फरहान बाकी है। मिसेस शाह सुंबल के बुलावे पर उसके घर आई हुई थी, क्योंकि उसने विक्की को टाइम दे रखा था। उन्हें वहाँ गए थोड़ी देर गुजरी थी जब विक्की एक झाड़ झंकार सी दाढ़ी और कंधों तक आती उलझी हुई लिटों वाले शख्स को लिए चला आया था। विक्की यूनिवर्सिटी में सुंबल का क्लास फेलो था। बज़ाहिर सून-बून और हैंडसम नजर आने वाला ब्रोकन फैमिली का ये फ़र्द मुआवजा लेकर कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। इसलिए उसका ताल्लुक मुख्तलिफ तंजीमों और क्रिमिनल लोगों से भी था। वो ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए काम कर भी दिया करता था और उनसे काम ले भी लिया करता था। फरहान बाकी ही वो शख्स था जो उसके दावे के मुताबिक हमरा को शाह हाउस से गायब करके ऐसी जगह पहुंचा सकता था जहां कभी पलटकर उसकी रसाई साहिर तक ना हो सके। साहिर कल सिंगापुर जा रहा था और सुंबल का इसरार था कि उसके सिंगापुर पहुंचने के रोज़ ही उसे हमरा के फ़रार की इत्तला मिल जानी चाहिए, ताकि वो यही समझे कि हमरा शिद्दत से मौके की तलाश में थी। आई एम सॉरी मैडम, चेक नहीं कैश चलेगा। जो ही मिसेस शाह ने 3 लाख का चेक काट कर उसके सामने रखा, फरहान बाकी माजरत करके कहने लगा था, आज तो संडे है, कैश डिलीवर करना हमारे लिए मुश्किल होगा। उन्होंने मजबूरी बयान की थी। हमारी भी मजबूरी है मैडम, हमारे धंधे में एडवांस पेमेंट होती है और वो भी नकद। बाकी ने शाह ने अचका कर कहा था। ओके, मैं कल 10 बजे तक आपको 3 लाख कैश दे दूँगी। मिसेस शाह ने रजामंदी ज़ाहिर की थी। ठीक है, फिर ये काम परसों ही होगा। नहीं नहीं, ये काम कल ही होना चाहिए, सुंबल फ़ौरन बोल उठी थी। बाकी साहब, आप जब कल वहाँ आएंगे तो रकम वसूल करने के बाद लड़की उठाइएगा। मैडम, मैं अपने 2 आदमियों को साथ लेकर आऊँगा, उन्हें आज ही एडवांस पेमेंट करनी होगी। वो 50-50 हज़ार मैं कहाँ से दूँगा? बाकी बहुत निखरा सुथरा पीस है, बाहर ले जाकर उसकी तगड़ी रकम वसूल कर सकोगे। विकी ने उसकी तरफ झुककर कहा था। तगड़ी रकम वसूल करने के लिए तगड़ी रकम खर्च भी करना पड़ती है, ये काम अब इतना आसान नहीं रहा। उसने हिचकिचाहट जाहिर की थी। जाने भी दो, मैं तुम्हें कल सारी रकम मिलने की गारंटी देता हूँ, विकी ने इसरार जारी रखा था। ठीक है, थोड़ी सोचो विचार के बाद वो मान गया था। मैडम, हमारे तयशुदा काम में 2 सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि हम काम ना करें या ना कर सकें, इस सूरत में हम एडवांस पेमेंट वापस कर सकते हैं। दूसरी सूरत में आप काम करवाने का इरादा तब्दील कर दें या सूरत हाल के मौके माहौल फराहम ना करें, इस सूरत में हमारी पेमेंट यकीनी होती है।
बाकी ने उठने से कबल उन पर वाजे किया था और वो भला क्यों कोई एतराज़ करती, उन्हें तो हर सूरत बाकी से काम लेना ही था। सुकून आवर मेडिसिन लेने के बावजूद वो सारी रात ठीक से सो नहीं सकी थी। उनके दिल को बेचैनी ने घेर रखा था। साहिर ने सुबह सिंगापुर जाना था, ये कोई ख़ास बात नहीं थी। अहम बात तो ये थी कि कल हमरा को भी उस घर से बेदखल होना था। अगर साहिर वापस आकर उसे ढूंढने की कोशिश करता या ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाता तब उनकी हकीकत छुपी रहेगी। उनके जहन में बार बार ख्याल आ रहा था। साहिर यकीनी तौर पर यह समझता कि वो किसी के साथ अपनी मर्ज़ी से फ़रार हुई है, फिर वो उसे ढूंढने की कोशिश क्यों करेगा। अपने ख्याल को वो खुद ही जुटलाती। फिर बाकी ने यकीन दिलाया तो है कि चंद घंटों में ही वो उसे इस शहर से दूर ले जाएगा। सुबह जल्दी उठकर वो लाउंज में आ बैठी और साहिर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। वो रात को देर से वापस आया था, इसलिए अभी तक सो रहा था। 9 बजे उन्होंने मुलाजमा को उसे जगाने के लिए भेजा था। साहब उठ चुके हैं, सुगरा ने नीचे आकर बताया तो वो एक बार फिर बेयकीनी से तमाम सूरत हाल पर गौर करने लगी थी। 11 बजे की फ़्लाइट है, उसने अभी नाश्ता भी नहीं किया। सुगरा को ड्राइवर को बुलाने का कहकर उन्होंने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। अस्सलाम वालेकुम। तभी वो तैयार होकर चला आया था, मगर उसके सलाम का जवाब देने के बजाय उनकी नज़रें सीढ़ियों से नीचे उतरती हमरा पर बेख्तियार रुक गई थी, जो खासी फ्रेश लग रही थी। हमरा तुम्हें छोड़ने एयरपोर्ट जा रही है? बदहवास सा होकर उन्होंने साहिर से सवाल किया था। नहीं, मेरे साथ जा रही है। सलाइस उठाते हुए साहिर का सपाट सा जवाब उनके हवास मज़ीद मुख्तल कर गया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है साहिर, वहाँ तुम काम करने जा रहे हो। उन्होंने उसके फ़ैसले से बाज रखना चाहा था। इसलिए तो साथ लेकर जा रहा हूँ, ये यहाँ रहेगी तो मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊँगा मामा, और मैं इसे सैर करवाने नहीं ले जा रहा, होटल के कमरे में पड़ी रहेगी। हमरा अपने मुतल्लिक होने वाली गुफ्तगू से बज़ाहिर अनजान ब्रेड हाथ में पकड़े सोच रही थी कि इसका करना क्या है। वो भी खासी मोटी असामी लग रहा था। यहाँ तो फिर भी मैं मौजूद हूँ, अगर वो वहाँ पहुँच गया तो तब भी तुम बेखबर ही रहोगे। साहिर ने हाथ में पकड़ा चाय का कप ज़ोर से पटका और तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर की तरफ चला गया था। हमरा भी जल्दी से उठ के पीछे चली थी। या खुदाया, शीशा सर पकड़कर टेबल पर तन्हा बैठ गई। ऊंची पहाड़ी पर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस वो शख्स उसकी तरफ पीट किए बैठा था। उसे मालूम नहीं था वो खुद कहाँ है, मगर उसकी पूरी तवज्जो उस शख्स को पहचानने पर मरकूज़ थी। वो उसका चेहरा देखना चाहता था। वो तेज़ी से भागकर उसके सामने पहुंचा, मगर एक मरतबा फिर उसे उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। तब उसे याद आया, जब भी वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करता वो उसकी तरफ पीट कर लेता था। इस ख्याल के साथ उसकी आँख खुल गई थी। उसने उठकर देखा, सब महवे ख्वाब थे। वो एक मरतबा फिर ख्वाब को जहन में ला कर कुछ याद करने की कोशिश करने लगा। हमेशा इस ख्वाब को देखने पर उसे लगता था वो उसके बाबा हैं, जो उसकी तरफ से पीट कर लेते हैं। वो यकीनन उससे नाराज़ हैं, और नाराज़ क्यों नहीं होंगे। ये ख्वाब वो तब से देख रहा था जब से रानी गई थी। क्या यार, तुम तो बिल्कुल ही दिल छोड़ बैठे हो। रब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। वो खासी देर से दीवार से टेक लगाए सामने से आने वाली हल्की हल्की रोशनी को साकित नज़रों से देख रहा था। जब उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर मध्यम सरगोशी नुमा आवाज़ में उसे तसल्ली दी थी, न जाने कब आँख खुलने पर वो उसके करीब आकर बैठा था। हाँ, रब तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। तुमने अपनी बहन का घर बसाने के लिए वो घर बेच दिया था। तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारा मासूम भाई, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे और रब उनकी दुआएं मुस्तजाब करेगा। मगर मैं किसी बरते पर बेहतरी की उम्मीद रखूं? वो बेआवाज़ सोच रहा था। मैंने लालच में आकर अपनी यतीम बहन को बेच दिया था, अपने बाबा की रानी बेटी को। मैंने यूँ घर से निकाला था जिसे कोई ताकतवर बादशाह अपनी कमज़ोर रियाया को जला वतन कर दे। उसके आंसू मुझे इन सलाखों से रिहा होने देंगे क्या? मलेशिया में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 8 अफराद का गिरोह पकड़ा गया था, जिनमें अशरफ भी शामिल था। उन अफराद में ज़्यादातर लोग वो थे जो अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, उन्हें गुर्बत की ज़िंदगी से निकालने की ख्वाहिश रखते थे। अशरफ वाहिद था जिसे ये असीरी अपने गुनाहों का पेश खैमा लग रही थी, जिसका ज़मीर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं आपकी बहन नहीं हूँ, आप मेरी भाई नहीं है क्या? वो कई बार जागती आंखों के सामने आंसू से लबरेज वही सवाल की आन खड़ी होती। वो उसने आखिरी रोज़ कहा था, रोज़ जिसे सुनकर एक लहजे के लिए अशरफ का दिल भी पसीज गया था। अमजद उसका छोटा भाई उसके बाद कभी उसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं रहा था। मलेशिया रवाना होने से चंद रोज़ कबल जब उसने ज़बरदस्ती किसी बात पर उससे मुखातिब होने की कोशिश की थी तो वो लकड़ी उठाकर उसे मारने को दौड़ा था। मैं बहुत दफ़ा तुमसे कह चुका, मुझसे कलाम मत किया करो, किसी रोज़ तुम्हारा खून कर बैठूंगा। वो तो उसके अंदाज पर हक तक रह गया था, जबकि अम्मा दरमियान में आ गई थी। अशरफ तो इसके मुंह ना लगाकर, वो उसकी बहुत सगी थी ना। उन्होंने खौफजदा होकर उसे टोक दिया था। दीन चाचा ने बताया था कि वो बहुत खुश है। वो एक मरतबा गांव आई थी, मगर उससे नहीं मिली थी। क्या मैं कभी रानी से मिल सकूंगा? मैं उससे माफ़ी मांग सकूंगा? पता नहीं वो कहाँ होगी। उसने बेहद दिल गिरफ्तगी से सोचा था। उस समय वो नहीं जानता था कि रानी उसे चंद मील पानी की मुसाफत पर यहीं कहीं इन्हीं फ़िज़ाओं में सांस ले रही है।
वो होटल की 7वीं मंजिल के एक कमरे की खिड़की से दूर तक नजर आते पानी में तैरती बहरी जहाज़ों और कश्तियों को साकिर निगाहों से देख रही थी, या फिर वहाँ से नज़र उठाकर दाएं तरफ साहिली पार्क में घूमते फिरते सयाहों को देखने लगती। सिंगापुर से आने के पहले रोज़ जब साहिर ने बाहर जाते हुए उसे बताया कि वो कमरा बाहर से लॉक करके जाएगा, तो उसका दम बेहद घुटने लगा था। फिर उसको सुंबल की नज़रें और मिसेस शाह का रवैया याद आया और सास नंदों के जला देने के वाक़यात नज़रों के सामने फिरने लगे, तो उसने खुद को तसल्ली दे डाली थी। मगर साहिर के जाने के बाद कोशिश के बावजूद वो सोने में कामयाब ना हो सकी, तो टीवी लगा लिया, मगर आवाज़ें गड़मड़ सी होती महसूस होने लगी। तब वो खिड़की के पास आन खड़ी हुई और ये काम चंद घंटे गुजारने के लिए उसे मुनासिब लगने लगा था। ज़रा सी खटक पर उसने मुड़कर देखा, साहिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। उसने अपना सर दोबारा खिड़की के शीशे से टिका दिया। उस पर नज़र डालते हुए साहिर ने उसकी आंखों का खालीपन बहुत शिद्दत से महसूस किया था। उस पल वो कितनी तन्हा और उदास लग रही थी। सो वो खामोशी से उसे देखे गया। कभी उसका दिल चाहता था जहाँ अमरा अहमद पाँव रखे वहाँ वो फूल बिछा दे। अब भी शायद उसके दिल का मौसम वही था, मगर वो उसके दिल पर पाँव रखकर गुजरी थी, उसकी इज्जत उसकी गैरत को रोंद कर। अब साहिर शाह खुद से बदल चुका था, सो वक्त को अमरा पर बदलना ही था। मैं तुम्हें कल राशिद की तरफ छोड़ दूंगा। पता नहीं क्यों उसके मुंह से निकल गया था। राशिद उसका दोस्त था। पहली बार चंद माह पहले जब अमरा साहिर के साथ सिंगापुर आई थी, तो राशिद की बीवी महरीन ने उसे बहुत भरपूर कंपनी दी थी। इसकी ज़रूरत नहीं, आप अपना काम करें, मैं यहाँ परेशान नहीं, यूँ कम अज़ कम महफूज तो हूँ। साहिर को उसका जवाब बहुत अजीब लगा, तो वो उसके अल्फाज पर गौर करने लगा था। फिर सर झटक कर वाशरूम की तरफ बढ़ गया। साहिर को सिंगापुर में कुछ ज़्यादा ही दिन लग गए थे। जब तक वो वापस आए, मिसेस शाह सुंदस के पास जा चुकी थी। वो उनके अमेरिका जाने की खबर सुनकर बेहद खुश थी, मगर वापस आकर उसने जाना अमेरिका भला कौन सा दूर है, या अगर नज़रों से दूर है भी तो समातों से बेहद करीब। इस गुर्बत की बदौलत वो हर दूसरे रोज़ उसके दिलो दिमाग में जो जहर अमरा के खिलाफ अंडेला करती थी, उसकी बदौलत उसके लिए नफ़रत और अजियत का भाव हमा वक्त खुला रहता था। भला ऐसे मंजर को याद दिलाना कौन सा मुश्किल था जो साहिर ने नफ्से नफीस अपनी आंखों से देखा था। और वो तो बातों बातों में बहुत से ऐसे मनाजिर की तस्वीर कशी कर जाती थी जिनका हकीकत से कोई लेना देना ना था, मगर हमरा सेरे अताब ज़रूर रहती। ऐसे में उसका दिल चाहता तारों से मज़य्यन उस नन्हे आले को उठाकर कहीं दूर फेंक दे, जहाँ साहिर की समातों तक उसकी माँ की आवाज़ न पहुँच सके। मगर ये उसके इख्तियार में कहाँ था। उसके इख्तियार में था सब्र करना, और वो बेबसी से खामोशी के साथ सब्र और बर्दाश्त से काम लेती रही, रब से दुआ के साथ कि वो उसके घर को टूटने से बचा ले। वो चाय का कप लेकर किचन से निकली और सुंबल मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। हमरा चेहरे पर कोई भी खैर मुकदमी तासुर लाए बगैर खास इत्मीनान से सोफे पर जा बैठी और टीवी ऑन करके चाय का सिप लेने लगी थी। ओह, अभी तक यहीं हो? मैंने सुना था तुम किसी लंबे टूर पर जाने वाली हो। मामा ने तुम्हें खासी ब्राइट ऑफ़र दी थी। सुंबल उसे देखकर गोया हैरान होते हुए पूछ रही थी। नहीं तो? हाँ, वो साहिर कह रहे थे अमेरिका जाने का, सुंदस की गुड़िया को देखने का। मैंने इनकार कर दिया। मुझे उन लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन माँ बेटी ने अगर उससे बर्बाद करने का सोच भी लिया था, तो वो क्यों खुद को कमज़ोर जाहिर करती। पिछले चंद माह में उसे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि साहिर उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल करने वाला नहीं है। सो उसने उन्हें बावर करवाने का सोच लिया था कि उनकी हर ख्वाहिश बेकार है, हर कोशिश बेकार है। सो इतने इत्मीनान से जवाब दिया कि सुंबल कुछ हैरान सी रह गई थी। साहिर तो तुम्हें घास नहीं डालता, यहाँ क्यों टिकी हुई हो? ये डिश साहिर ने कभी ट्राई नहीं करवाई। उसने मसनूही चौंक कर सुंबल की तरफ देखा था। तुमने सब कुछ साहिर के साथ ही ट्राई किया होगा। सुंबल ने उसकी पिछली ज़िंदगी पर चोट की थी। ऑफ कोर्स, किसी भी लड़की की ज़िंदगी में दो लोग अहम किरदार अदा करते हैं, एक उसका बाप और दूसरा उसका शौहर। मेरे बाप ने मेरी बेहतरीन तालीम और तरबियत की, और मेरे शौहर ने दुनिया की हर खुशी और आसाइश मेरे कदमों में ढेर कर दी। हमरा ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया था। और भाई? सुंबल ने तन से आंखें नचाई। उसने तुम्हारे टके वसूल किए। हमरा के चेहरे पर एक लहजे के लिए साया दर आया, मगर फिर वो संभल गई थी। भाई बड़ा सेकेंडरी सा रिश्ता होता है। यहीं देख लें कि आपके भाई अपनी बहन का घर बचाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सके। उसने लापरवाही से मुस्कुरा कर कहा। तो सुंबल सुलग उठी थी। कौन सी मोहब्बत? वो जो मैंने नाक के रास्ते निकाल दी है? वो इस्तज़ाई अंदाज में पूछ रही थी। गलत फहमी है आपकी। अगर आपने उनकी मोहब्बत नाक के रास्ते निकाल दी होती, तो आज मैं उस घर की मालकिन ना बनी बैठी होती। उसने तफाकुर से जवाब दिया था। माइक फुट मालकिन, बहुत जल्द तुम इस घर के बाहर झाड़ू देने वाली की कैटेगरी में आ जाओगी। उसने तनपुर से अब्रू अचका कर कहा था। जी नहीं, जब जल्द मैं घर की बिला शर्कत गैर मालिक बन जाऊंगी, अगरचे वो तो मैं अभी भी हूँ।
सुगरा, ज़रा मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, उसने उठते हुए आवाज़ लगाई थी। वैसे आप ही वो ब्राइट ऑफ़र आपके लिए बहुत सूटेबल है। आप अपने नाम नेहाद शौहर से तलाक लेकर कोई नया बर ढूंढिए और फिर घर बनाइए। ये इधर उधर क्यों फुदकती फिरती हैं? ज़ुबैर बिजनेस के बहाने हफ्ते में 5 दिन कराची रहता था और बावजूद इसरार के सुंबल को साथ ले जाने पर तैयार नहीं हुआ था। सो उसने जाते जाते चोट कर दी थी। वो आखिरी सीढ़ी पर थी और सुंबल पहली सीढ़ी पर नीचे रेलिंग पर हाथ जमाए उसके पुरअतमाद अंदाज को हैरान होकर देख रही थी। हमरा की आखिरी बात गोया उसके तन बदन को आग लगा गई थी। ठहरो, मैं तुम्हें बताती हूँ घर और बर का खेल। वो यकदम पर्स फेंककर तेज़ी से ऊपर बढ़ी थी। अंदाज ऐसा था जैसे उसे भिंबोड़ कर रख देगी। हमरा घड़ाप से कमरे के अंदर गायब हुई और दरवाज़ा लॉक कर लिया था। डोट टके के मामूली ड्राइवर की बेटी, निकल बाहर, मैं तुम्हें बताती हूँ आज मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। घटिया लड़की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे थे। खोलो दरवाज़ा वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगी। नेक मोहम्मद, सुगरा ऊपर आओ। उसने ज़ोरों शोर से दरवाज़ा बजाने के साथ नौकरों को पुकारा था। सुगरा तुम दोनों की सारी बहस सुन चुकी थी, जबकि नेक मोहम्मद भी किचन में कुछ न कुछ सूरत हाल से बाखबर था ही। सो उसने किचन से निकलकर ऊपर से आती आवाज़ें सुनी और फिर से किचन में चला गया था। ये मालकों का झगड़ा है, मगर उनके बीच क्यों पड़े? सुगरा भी बर्तन धोने के बहाने किचन में घुस गई थी। हमरा जो बड़े धड़ल्ले से सुंबल की हर बात का जवाब देती रही थी, अब उसकी धमकियां सुनती मुसलसल परेशान होती, खामोशी से आंसू बहा रही थी। सुंबल का बस नहीं चल रहा था कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए और उस लड़की का हशर नशर कर डाले जिसे वो यहाँ से निकालने की हर तरकीब आजमा चुकी थी, मगर वो उसके मुस्तकिल ख़तरे का निशान बनी हुई थी। इतने ही गुर आते हैं मर्दों को काबू करने के तो किसी बाजार में जाकर बैठो, खूब कमाई करोगी। अब खोलो ना दरवाज़ा, मैं भी ज़रा देखूँ तुम्हें। घर की मालकिन में तुम्हारे चेहरे पर तेज़ाब फेंकवा दूंगी, तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी तुम याद रखोगी। सुंबल का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। वो मुस्तकिल दरवाज़ा बजाते हुए ऑल फॉल बक रही थी। सीढ़ियों पर कदमों की चाप उभरी जिसे किसी मुलाजिम का गुमान करके उसने नज़रअंदाज कर दिया था, और जब वो चाप उसके करीब आकर थमी तो उसने मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए थे। साहिर बेहद हैरत से उसे देख रहा था। साहिर, तुम देखो इस चीप लड़की को, ये क्या हो रहा है? आप ही, उसने सुंबल की बात मुकम्मल होने से पहले सरकशी से सवाल कर डाला था। साहिर की आवाज़ सुनकर हमरा ने तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खोला था। मैंने यूं ही इधर का चक्कर लगा लिया, मगर इस थर्ड क्लास लड़की को देखो। प्लीज़ आप ही स्टॉप दिस नॉनसेंस टॉक। उसने साबका अंदाज में उसे टोका और नज़र बेड पर बैठकर आंसू साफ करती हमरा पर डालकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। सुंबल दरवाजे के बीचों बीच खा जाने वाली नज़रों से हमरा को देखते हुए साहिर के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। साहिर, इसने मुझे कहा, सुनो तो, दूसरों के घर जाकर इस किस्म की फजूल सिचुएशन क्रिएट करने की कोई तुक नहीं बनती। उसने सुंबल की बात काटकर एक मरतबा फिर सख्त अंदाज में कहा था। साहिर, तुम इस बद किरदार लड़की की खातिर मेरी तौहीन। आई से जस्ट शट अप। वो इतने ज़ोर से धाड़ा कि हमरा बेसाख्ता ही अपनी जगह से डर कर खड़ी हो गई थी। सुंबल गुस्से से झटका खाकर वापस मुड़ी थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब बिजली की शदीद कड़क ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया था। शाम से ही मौसम खासा ख़राब था, मगर इस वक्त बारिश की तेज़ बूंदें खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थी। कमरे में छाए अंधेरे से घबराहट महसूस होने लगी तो वो अंदाजे से बैठ के दूसरी तरफ लगे स्विच बोर्ड से लाइट ऑन करने के लिए उठी थी, जब बोर्ड के करीब पहुँचते पहुँचते उसका पाँव टेबल से टकराया और ज़ोरदार आवाज़ के साथ वो मुँह के बल गिरते गिरते बची थी। क्या है? साहिर की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। वो मैं लाइट ऑन करने लगी थी, उसने घबरा के वजाहत की। लाइट गई हुई है। वो शायद पहले से ही जाग रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ से नींद का तासुर गायब था। वो अंदाजे से चलती हुई दोबारा बेड पर आई, मगर यूं ही बैठी रही। ऐसा मौसम उसे अपनी ज़िंदगी के बेहद तल्ख तरीन दिन की याद दिला देता था। बिजली की दिल दहला देने वाली कड़क खौफनाक हवा की शाएँ शाएँ और खिड़की के शीशों पर बरसती बूंदों का इरताश सुनती वो कहीं पीछे चली गई थी। यादों के काफिले ज़हन पर दस्तक देने लगे तो उसे महसूस ही न हुआ कब आंखों की सतह गीली हुई और कब दिल का बोझलपन गालों पर उतरने लगा था। वो अंधेरे में बेआवाज़ काफ़ी देर तक रोती रही। अचानक ही कमरे का अंधेरा नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी से जगमगा उठा था। साहिर उसकी तरफ आंखें बंद किए पड़ा था। शायद रोशनी के एहसास के तहत उसने आंखें खोली थी। क्यों रो रही हो? वो कुछ हैरत और तन से पूछ रहा था। उसका सवाल सीधा साधा होता तो वो जवाब न देती, मगर ये मौसम बहुत ख़राब है। ऐसे एक मौसम में बाबा मुझसे दूर चले गए थे। उसके चेहरे पर बिखरा कर्ब, आंसू और दिल गिरफ्ती को देखता रहा। उसका एक एक नक्श किसी अजियत का दास्तान गो बना हुआ था। अगले पल साहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और खुद से करीब किया तो हैरत से गोया उसके आंसू भी थम गए थे। बिजली कड़क रही थी, बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर तड़प रही थी, मगर हमरा अहमद इस सब से बेनियाज साहिर शाह की मेहरबान पनाह में सिमट कर अपनी ज़िंदगी में दोबारा से दर आने वाली कुछ खुशगुमान आहटें सुन रही थी।
किसी मेहरबान लम्हे ने साहिर शाह के दिल को बदला था और हमरा अहमद के दिल ने इस तब्दीली के दायमी रहने की ख्वाहिश की थी, मगर उसकी ये ख्वाहिश सरासर की खाम ख्याली साबित हुई। अगरचे उसका ये रवैया हमरा के साथ खासा बेहतर हो गया था। वो उससे खाने नाश्ते का पूछती तो संजीदा से अंदाज में जवाब दे दिया करता था। उसके सामने सर्व करके वो खुद भी टेबल पर बैठ जाती थी। उसके अलावा भी ज़रूरत की बातचीत कर लिया करती। अगरचे उनका ताल्लुक ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा हो गया था, मगर हमरा के लिए यही गनीमत था कि साहिर की सुलगती आंखें बात पे बात उसके शरारे नहीं बरसाती थी और वो भी घंटों टेरेस पर बैठकर खुद को सिगरेट के धुएं में नहीं जलाता था। हाँ, उसका अंदाज़ अब भी हम वक्त पुरसोच ज़रूर रहता और चंद दिनों में हमरा ने बारहा उसकी गलत फहमी को दूर करने का सोचा था, मगर बात कहाँ से शुरू करे कि वो पहले की तरह बुफर न जाए और जो गुंजाइश उसके लिए साहिर ने अपनी ज़िंदगी में निकाली है वो भी मादूम हो जाए। उसे बात को मुनासिब तरीके से शुरू करने का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ घर की फुल टाइम मुलाजमा सुगरा मिसेस शाह की मखबर होने की फरीज़ा भी संभाले हुए थी। उस रोज़ साहिर दोपहर को जल्दी घर वापस आया और खाने वगैरह का मना करके सो गया था। खासी देर के बाद उठकर उसने हमरा को चाय के साथ सर दर्द की टैबलेट लाने को कहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। नेक बाबा उस टाइम थोड़ी देर के लिए क्वार्टर में चले जाते थे। वो किचन में इत्मीनान से चाय बना रही थी कि उसे फ़ोन सुनने की इजाज़त ही नहीं थी। साहिर घंटी की आवाज़ सुनकर नीचे आया था। साहिर बेटा, चंद रोज़ पहले मैंने मिसिज़ काज़मी की आदत के लिए उन्हें फ़ोन किया था। उन्होंने मुझसे एक बात कही, समझ नहीं आती तुम्हें बताऊं या नहीं। दूसरी तरफ मिसिज़ शाह थी, जो इधर उधर की बातों के बाद काफ़ी पुरसोच और मुतज़ब्ज़िब से अंदाज में कहने लगी थी। क्या बात है मामा, इतना सोच क्यों रही हैं? बताइए ना प्लीज़, उसने हल्के फुल्के अंदाज से कहा था। मगर वादा करो कि तुम हमरा को कुछ नहीं कहोगे। ओके। हमरा का नाम आते ही वो खासा अलर्ट हो गया था। दरअसल वो हमरा के किसी खासे हॉट अफेयर का तज़किरा कर रही थी, जिसकी सर्कल में बड़ी धूम है। मिसेस काज़मी को तो मैंने टोक दिया, मगर देखो ना लोग क्या कहते होंगे। शाह हाउस की बहू होकर क्या चंद चढ़ाई फिरती है। इतनी अच्छी बच्ची थी, पता नहीं उसे क्या हो गया। दूसरी तरफ साहिर शाह के कानों से भी धुआं निकल रहा था। हमरा ने चाय के साथ कबाब तलकर बिस्किट का हाफ रोल प्लेट में निकाला और ट्रे लाकर साहिर के सामने लाकर रखी थी। साहिर, आप खाली पेट टैबलेट ना ले, पहले कुछ खा। साहिर पता नहीं दूसरी तरफ से बात सुन रहा था या यूँ रिसीवर कान से लगाए साकित बैठा था। तेज़ी से उठकर उसने सामने खड़ी हमरा को इस कदर ज़ोर से धक्का दिया कि वो इंतहाई बेहंगम से अंदाज में सोफे पर जा गिरी थी। उसने संभल कर इंतहाई खौफजदा अंदाज में साहिर की तरफ देखा, जो सुलगती आंखों में वहशत लिए उसे इंतहाई तनफुर से देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, मगर हमरा को सिर्फ यही समझ आया कि उसका बसेरा फिर से कांटों पर है। बाबा, बाबा, उसने रेलिंग पर हाथ रखकर एक दो मरतबा आवाज़ लगाई थी, मगर बाबा न जाने किचन में किसके साथ बातों में मसरूफ़ थे, लिहाजा उसकी पुकार पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था। वो सीढ़ियाँ उतरकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई थी, मगर कदरे हाँप कर आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई और चकराते सर को घुटनों पर गिरा लिया था। बीबी जी, क्या हुआ? खैर तो है? तभी जरीना किचन से बाहर निकली और उसकी तरफ लपकी थी। उसकी आवाज़ पर बाबा भी बाहर आ गए थे। बाबा, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कल से बुखार के साथ साथ अबकाइयाँ करके वो हाल से बेहाल हो चुकी थी, सो अपनी मदद आपके तहत डॉक्टर के पास जाने का तहिया कर लिया था। बेटा, आपको तो साहब ने बाहर जाने से मना कर रखा है। बाबा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उसने रेलिंग से सर टिका लिया और लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। बेटा जी, मैं ले जाता हूँ आपको डॉक्टर के पास, मगर साहब को पता चला तो मेरे साथ तो जो होगा आपको तो। नेक बाबा ने उसे डराने की कोशिश करते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मैं साहब को फ़ोन कर देता हूँ, वहीं आपको अस्पताल ले जाएंगे। नेक बाबा ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। उन्हें पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। सारी रात उसकी आराम गुजरी थी, मगर न जाने साहिर को उसकी माँ ने फ़ोन पर क्या कहा था कि उसके मिजाज की तलखी अरूज पर पहुँच गई थी। उसने हमरा की तबीयत ख़राबी की भी परवाह नहीं की थी। बाबा, अभी तो साहब के आने में इतनी देर है, इन्हें भला कैसे पता चलेगा? और आप लोग दवाई लेकर जल्दी से वापस आ जाइएगा। जरीना ने दरमियानी रास्ता निकाल कर मशवरा दिया था। अगर इस दौरान उनका फ़ोन आ गया तो? बाबा के एक और खदशे ने आन घेरा था। मैं कोई बहाना कर दूंगी, यूँ भी वो बीबी से तो। जरीना गालबन ये कहने जा रही थी कि साहिर हमरा से कब फ़ोन पर बात करता है, मगर उसकी दिल शिकनी के ख्याल से ज़बान दाब गई थी। ठीक है बेटा, आप चली चले, मैं गाड़ी निकालता हूँ। बाबा को भी उसकी हालत पर रहम आ गया था। डॉक्टर सोफिया या अयाज के पास जाती तो फ़ौरन से वापस आ जाती, मगर इस सूरत में साहिर को इत्तला मिल जानी थी। सो रास्ते में जो अस्पताल मुनासिब नज़र आए वहीं बाबा को चलने का कह दिया था। आपको कौन से डॉक्टर से चेकअप करवाना है? रिसेप्शन पर बैठी सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स ने पर्ची बनाने से कबल उससे इस्तफार किया था।
जिसके पास अपॉइंटमेंट ज़रा जल्दी मिल जाए। घर से निकलते ही उसे वापसी का ख्याल सताने लगा था। सो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जवाब दे दिया था, मगर अब डॉक्टर निसार कामरान के रूम के बाहर कॉरिडोर में इंतज़ार करते हुए हैरान होकर सोच रही थी कि हर रोज़ इतने मरीज़ होते होंगे या उसकी किस्मत की गर्दिश के हिसाब से आज इतना रश है। 1 घंटे के बाद बारी आने पर डॉक्टर निसार ने चंद सवालात पूछने के बाद डॉक्टर रक्षंदा रज़ा की तरफ रेफ़र किया तो उसकी आंखों के आगे गोया सदमे से अंधेरा छाने लगा था। डॉक्टर रक्षंदा के कमरे के बाहर ख़वातीन की एक लंबी तादाद को देखकर कितनी मरतबा उसका दिल चाहा दवा लिए बगैर ही वापस चली जाए। एक मरतबा इसी सोच की उंगली पकड़े बाहर निकल आए, मगर नेक बाबा जो थोड़ी देर पहले उसके इंतज़ार में खड़े थे अब न जाने किस सुरंग में घुस गए थे। सो उनका इंतज़ार करने से बेहतर था कि डॉक्टर के हम बारी का इंतज़ार करें। कमबख्त छठी इस आराम से बैठनी भी नहीं दे रही थी, न जाने बार बार कौन से इशारे दे रही थी, मगर थी तो बेज़बान बेहिस बेचारी, इसीलिए छठे नंबर पर आई थी, वरना मुंह खोल कर बता न देती कि हमरा अहमद, आज का दिन इत्तेफाकात व हादसात के हिसाब से तुम्हारी ज़िंदगी का बुरा तरीन दिन है। डॉक्टर रक्षंदा ने चंद सवालात किए और फिर एक नर्स के हमरा चंद टेस्ट करवाने भेज दिया था और टेस्टों की रिपोर्ट्स हाथ में पकड़े वो दोबारा से डॉक्टर रक्षंदा के पास पहुंची तो शाम के गहरे होते साए उसकी आंखों के सामने अंधेरा बनकर नाचने लगे थे। हाँ सोफ़ी यार, गेट पर पहुंचो, बस 1-2 पेशेंट हैं, उन्हें भुगता कर निकलती हूँ। डॉक्टर साहिबा का मोबाइल गुनगुनाया तो उन्होंने कान से लगाकर किसी से बातचीत शुरू की। अब इसी की कसर रह गई थी। हमरा को सचमुच रोना आने लगा था फिर, मगर खैर उन्होंने जल्दी मोबाइल कान से हटा लिया था। डॉक्टर साहिबा, मेरी आज तबीयत इतनी ख़राब थी, पहले तो सोचा छुट्टी कर लो, मगर गुड्डू के पर्चों की बात गाँव जाना है, इसलिए मजबूरन चली आई। सफ़ेद लिबास में मलबूस अस्पताल की आयन सामने बराजमान हुए कथा छेड़ दी थी। डॉक्टर जो रिपोर्ट्स को देखकर उसकी तरफ मतवज्जे हुई थी रुक गई। दवा तो ली थी आपने, कुछ फाका हुआ? डॉक्टर खासी हमदर्दी से पूछ रही थी। साहिर तो बस घर आने ही वाला होगा, उसने दीवार पर वॉल क्लॉक तलाश करना चाहा था। मुबारक हो भैया, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, 1 मंथ प्रेगनेंसी है। या खुदा, ये खतून थोड़ी देर बाद भी आ सकती थी, मुझे तो पहले ही इतनी देर हो रही है। मगर आपकी रिपोर्ट्स इतनी क्लियर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा, वरना मिस कैरेज का भी चांस हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, नसीम आपसे मिलने को आएगी किसी रोज़। रश में काम करने वाले मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को यूं ही बीच में गप्पे लगा लेने की आदत होती है। सुबह खतून एक मरतबा किसी का जिक्र कर रही थी। या खुदा, ये खतून यहाँ से कब उठेंगे? हमरा ने एक नज़र उसके हिलते होंठों को देखा और दूसरी नज़र खिड़की से किसी बला की मानिंद नाजिल होती शाम पर थी। मैंने इस लड़की को कहाँ देखा है? डॉक्टर ने पर्ची के ऊपर लिखे नाम पर नज़र डाली और फिर बगौर उसे देखा था। ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख कर दी है, 6 माह तक आपको रेगुलर यूज़ करनी होंगी। दरमियान में कुछ मेडिसिन चेंज भी होगी, आपको हर महीने कुछ टेस्ट भी करवाने होंगे। डॉक्टर ने पर्ची उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा तो वो चौंकी थी। डॉक्टर साहिबा, मुझे ऐसी क्या बीमारी है जो मुझे इतना अरसा मेडिसिन खाना होगी? पहले टेस्ट और अब मेडिसिन का जिक्र सुनकर वो परेशान हो गई तो डॉक्टर ने पहले उसे और फिर अचंभे से अपने सामने बैठी आया की तरफ देखा था। अगले पल वो दोनों कहका लगाकर ज़ोर से हंस पड़ी थी। मैरी रोना तुम? डॉक्टर ने अपनी हंसी पर काबू पाकर पूछा था। जी, उसने फ़कत सर हिलाया था। ओह माय गॉड, मैं इतनी देर से क्या बकबक किए जा रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ लगा हुआ था? हमरा का दिल ज़ोर से धड़का था। अच्छा, मैं समझी आप ये सारी बातें इनसे कह रही हैं। उसने सामने बैठी आया की तरफ इशारा किया कर दिया। कमरा उन दोनों की हंसी से ज़ाफ़रान ज़ार बन गया था। बेटा, मेरे शौहर को जन्नत मकानी हुए 13 बरस गुजर गए, मेरे सफ़ेद चोंडे में क्यों खाक डलवाती हो? और दिल में करवट लेती बेतहाशा खुशी के साथ आया कि बात पर हमरा को दुख ने बयान घेरा। वो जितनी परेशान थी, सामने खड़े गधे और ऊँट में फ़र्क न कर सकती तो उम्र का तनासुब भला कहाँ देखती, मगर उस नई खबर ने एक लम्हे के लिए साहिब शाह के खौफ को कहीं दूर भगा दिया था। अच्छा, आपने जो एहतियातें मुझे बताई थी वो ज़रा रिपीट कर दें प्लीज़। डॉक्टर के सामने स्टूल पर टिक कर उसकी हदायत को बहुत गौर से सुनती चली गई थी। नेक मोहम्मद का भाई और भरजाई गांव से आए थे। जरीना उनकी आवभगत करने अपने क्वार्टर में गई थी जब साहिर का फ़ोन आया। नेक मोहम्मद भी शायद अपने क्वार्टर में गया हुआ था और हमरा बीबी तो बहुत देर से बाहर गई हुई थी। उसने सबके घर मौजूद होने की बाबत बताया था। सोफ़ी देखो वो लड़की कौन है। वो दोनों शॉपिंग के लिए निकली थी, एक सिग्नल पर रुकी हुई गाड़ियों का जायज़ा लेते हुए डॉक्टर रक्षंदा ने ड्राइविंग सीट पर बैठी डॉक्टर सोफिया का बाजू हिला डाला था। कौन सी? उस जाहिलाना हरकत पर उसने डॉक्टर रक्षंदा को घूरा जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कदरे पीछे की तरफ देख रही थी। वो जो आंखें बंद करके सीट से टेक लगाए हुए हैं। उसने एक लाइन छोड़कर अगली लाइन में खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया जिसका सिर्फ पिछला हिस्सा उन्हें नज़र आ रहा था। अरे ये तो हमरा है, डॉक्टर साहब के कज़न की वाइफ। ओह माय गॉड, मैं भी कहूँ मैंने इसे कहीं देखा है। ये वही है ना, तुम्हारे घर पर मुलाकात हुई थी? इसने लोकल किस्म का ड्रेस पहना हुआ था। हाँ वही है। मज़े का लतीफ़ा सुनो, ये आज मेरे पास चेकअप के लिए आई ना, तो मैंने प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव होने का। हाँ,
ये प्रेग्नेंट है। कमाल है, साहिर इसे मेरे पास क्यों नहीं लाया? डॉक्टर सोफिया ने जोश से उसकी बात काट दी। और इस बदतमीज़ ने इतनी बड़ी खबर हमसे छुपाई। अभी डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। डॉक्टर सोफिया ने डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर नंबर डायल किया था। नहीं यार, अभी थोड़ी देर पहले ही तो। डॉक्टर चंदा ने पैचअप कराना चाहा, मगर डॉक्टर सोफिया दूसरी तरफ बात शुरू कर चुकी थी। कहाँ गई थी तुम? तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर उसने धार से दरवाज़ा खोला और हाथ में पकड़ा ब्रीफकेस जोर से बेड पर दे मारा था। वो जो चंद मिनट पहले ही वापस आकर सामने सारे दिन की थकन और टेंशन से खुद को आज़ाद करते हुए बेड पर लेटी सुनहरे रो पहले सपने में खोई हुई थी। तेज़ी से ना उठती तो ब्रीफकेस उसके ऊपर आन गिरता। मैं अस्पताल गई थी। अजीत परेशान होकर वो उठ गई थी। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बेशक नेक बाबा से पूछ ले, मैं उनके साथ गई थी। नेक बाबा की जुर्रत कि वो मेरे मना करने के बावजूद तुम्हें बाहर लेकर गया। साहिर तेज़ी से दांत पीसता हुआ कमरे से निकल गया था। नेक बाबा, नेक बाबा, उसने इतने ज़ोर शोर से पुकारा कि नेक मोहम्मद के साथ घर के सारे नौकर लॉन्च में इकट्ठे हो गए थे। हमरा जो ये सोच रही थी कि साहिर के घर आने पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसे देगी तो वो भी यकीनन बेहद खुश होगा। सुंबल और उसकी माँ ने साजिश का जो जाल उसके गिर्द बुना था, शायद उससे रिहाई मिल जाए, मगर अब साहिर शाह किसी अफरियत की मानिंद उसकी खुशी को पल भर में निगल सकता था। वो एक ऐसा तूफान बना खड़ा था जो उसके दिल में जलते उम्मीद के दिए को पल भर में बुझा डालता। बेड रेस्ट की जो डोज़ वो उसे देने वाला था, इसके बाद हमरा अहमद एक मरतबा फिर खाली हाथ रह जाती और ये उसे किसी सूरत गवारा नहीं था। घर छोड़ने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, मगर अब सवाल उसकी अपनी औलाद का नहीं था, उसके वजूद से मुंसलिक कोई और ज़िंदगी का था। वो खुशी जो उसे अकेलेपन के एहसास से निकाल कर चंद घंटे पहले उसकी अपनी नज़रों में मोतबर कर गई थी, वो उसे खुद से जुदा होते कैसे देख सक देती। रिश्तों को तरसी हुई हमरा अहमद इस उम्मीद की वजह से खुद से बढ़कर हिफाजत करना चाहती थी। कमरे से बाहर निकलकर लाउंज से आती साहिर की बुलंद आवाज़ सुनते हुए उसने लम्हों में फ़ैसला किया था। इससे पहले कि साहिर वापस कमरे में आता, वो तेज़ी से कॉरिडोर की पिछले लॉन में जाने वाली सीढ़ियाँ उतरती चली गई। इस तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा पिछली सड़क पर खुलता था। आमतौर पर घर के नौकर कोई सौदा सल्फ लाने के लिए करीबी स्टोर पर जाते वक्त ये दरवाज़ा खोल लेते थे। हमरा वही रास्ता इख्तियार करके बेसोचे समझे बाहर निकल आई थी। मस्जिदों के लाउड स्पीकर मगरिब की अजानें नशर कर रहे थे। मेन रोड से मुखालिफ सिमत में जाते हुए निस्बतन सुनसान सड़क पर चलते हुए उसे शाह हाउस से दूर चले जाने की ख्वाहिश थी। पहले तो वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती रही, मगर आके जाकर निस्बतन पुररौनक सा एरिया शुरू हुआ तो उसने एक दीवार का सहारा लेकर रुकते हुए आंसू साफ किया और फिर आहिस्ता रवि से कदम बढ़ाए थे। उसकी कौन सी कोई मंजिल थी जिस तक पहुँचने की उसे जल्दी होती। इक्का दुक्का गाड़ियाँ सड़क से गुजर रही थी। शायद ये उसकी दीवानी सी चाल का असर था कि दो मोटरसाइकिल सवार तीसरी मरतबा चक्कर लगाकर उसके पास से गुजरे तो वो चौंकी थी। उसकी साकत हसियात एकदम बेदार हुई थी। मोटरसाइकिल आगे जाकर एक मरतबा फिर उसकी तरफ आ रहा था। वो तेज़ी से सड़क क्रॉस करके एक पीसीओ में घुस गई थी। साहिर नेक मोहम्मद की तबीयत खासी तेज़ रफ्तारी से साफ़ कर रहा था जब पास पड़े लाउंज की फ़ोन की बेल बजी थी। हेलो, शायद माँ का फ़ोन हो, यही सोचकर उसने रिसीवर कान से लगाया था। एक होते तो बाप बनने वाला, इतनी बड़ी खबर तुमने मुझसे छुपाई। दूसरी तरफ अयाज था जो उसकी आवाज़ सुनते ही बगैर सलाम दुआ के शुरू हो गया था। क्या? एक लम्हे के लिए साहिर को लगा शायद वो उसका नंबर डायल करके किसी और से मुखातिब है। गधे के कान, अगर तेरी जेब कट गई थी तो भी मुझे बता देते, मैं खुद पूरे शहर में मिठाई तकसीम कर देता। आखिर को चाचा बनने वाला हूँ और तू हमरा को कबाड़ खाने में चेकअप करवाने के लिए क्यों ले गया? अयाज की खुशी दिदनी थी। बगैर कोई वक्फा दिए वो उससे बाजपुरस भी करने लगा था। तुम्हें किसने बताया? ताई बेतु के अंदाज उसके मुंह से निकला था। वाह, तुम क्या समझे थे मुझे पता नहीं चलेगा? जिस कबाड़ खाने में तुम हमरा को लेकर गए थे वहाँ की डॉक्टरनी सोफिया की दोस्त है। अयाज ने यूँ खुश होकर बताया जैसे उसने साहिर पर छापा मार लिया। नहीं? अच्छा हाँ। वो उसे बताते बताते रुक गया कि वो खुद उसके मुँह से सुन रहा है। सोफिया तो कह रही थी खुद से नहीं कहना जब तक साहिर ये खुशी शेयर नहीं करेगा, मगर यार कसम से थोड़ी देर में ही पेट में दर्द हो गया। मैंने सोचा तुमसे बात कर ही लूँ, बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर गुजारी है और ये तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? अच्छा यार, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वो उसके इतने सारे सवाल और इतनी सारी शिकायतों के जवाब देता या अपने दिल को संभालता जो खुशी से झूम उठा था। सो मुख्तसन कहकर कुछ भी सुने बगैर रिसीवर रख दिया था। गुस्से की आतिश फिशा पर गोया किसी ठंड का फव्वारा बरसा दिया था। आप लोग जाइए, नौकरों से कहकर मुस्कुराता वो ऊपर कमरे में आया था। हमरा ये खुशी उससे शेयर करने को दिल चाहा था जो उसकी असल हकदार थी। इस वक्त उस तक साहिर की आवाज़ पहुंचती तो वो यकीनन उसकी खुशी और सरशारी को महसूस कर लेती, मगर वो तो बाथरूम, ड्रेसिंग रूम और रूम में कहीं भी नहीं थी। हत्ता के टेरेस भी खाली था। अगले 15 मिनट में शाह हाउस का कोना कोना हत्ता के क्वार्टर्स तक भी देख लिए गए थे। चौकीदार ने भी लाइलमी का इजहार किया था।
साहब जी वो पिछला गेट खुला हुआ है, शायद हमरा बीबी उधर से बाहर चली गई हैं। सरीना जो लॉन में उसे देखने गई थी एक नई इतला लिए वापस आई थी। नेक बाबा प्लीज़ गाड़ी लेकर इस रोड पर उसे देखिए। वो खुद गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की तरफ लपका और नेक मोहम्मद को भी हदायत की थी। डॉक्टर अयाज स्पीकिंग। बेल बजने पर डॉक्टर अयाज ने पैड पर नुस्खा तजवीज़ करते हुए रिसीवर को कंधे और कान के दरमियान फंसाया था। अयाज भाई मैं हमरा बात कर रही हूँ। हाँ भाई क्या हाल है? वो तुम्हारे मियाँ को मैं मेंटल वार्ड में दाखिल करवाने का सोच रहा। अयाज भाई प्लीज़ हेल्प मी, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। हमरा ने डॉक्टर अयाज की बात काट दी थी। क्या हुआ खैरियत? डॉक्टर अयाज ने पेन पैड के ऊपर रख कर रिसीवर हाथ में थामा था। मैं सड़क पर हूँ। शायद वो रो रही थी। क्यों? तुम सड़क पर क्यों? किसके साथ हो? क्या हुआ है? डॉक्टर अयाज बेसाख्ता ही खड़ा हो गया था। आप इधर आ सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बताओ कहाँ हो तुम? मैं रोड से घर की पिछली तरफ लेफ़्ट साइड पर जो रोड मुझे दे, मैं इनको एड्रेस बताता हूँ। मर्दाना आवाज़ मंजर से उभरी थी। अयाज भाई ये अंकल आपको एड्रेस बताएंगे? आप कौन है और क्या प्रॉब्लम है? एड्रेस तेज़ी से सुनते हुए अयाज उसे शक से पूछ रहा था। ये खातून मेरे पीसीओ से फ़ोन करने आई है, किसी प्रॉब्लम में है गालबन, आप आ जाइए प्लीज़। ओके मैं 5 मिनट में आता हूँ। सोफिया भाभी वो मैं आज आपके पास रह सकती हूँ ना? गाड़ी पीसीओ के दरमियान सामने रोकते ही अयाज और सोफिया गाड़ी से बाहर निकले तो हमरा सड़क क्रॉस करके उनके पास आई थी और सोफिया के बाजू से लिपट कर रोते हुए कह रही थी, हाँ तुम हमारे पास रह सकती हो मगर बताओ तो सही मसला क्या है? सोफिया प्लीज़ गाड़ी में बैठो। अयाज ने उसे टोका और फिर पेमेंट करने के लिए पीसीओ के अंदर चला गया और हमरा बिल्कुल खाली हाथ थी। ये आप कहाँ जा रहे हैं? वापस आकर अयाज ने गाड़ी शाह हाउस की तरफ मोड़ी तो वो बुखला कर चिल्ला उठी थी। हमरा बेटा आराम से, कोई मसला है तो हम साहिर से बात करते हैं। डॉक्टर अयाज ने अपने तैयब से तसल्ली दी थी। अयाज भाई मैंने घर नहीं जाना, आप वापस चलें। अयाज की तसल्ली का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। क्या बेवकूफ़ी हमरा, जो भी इशू है घर जाकर डिस्कस करते हैं। सोफिया ने उसे घर का था। रोकिए गाड़ी, मैंने नहीं जाना आप लोगों के साथ, हज़ानी अंदाज में कहकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरना चाहा तो जहां सोफिया ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा वहीं एकदम अयाज ने ब्रेक लगाए थे, वरना उससे बैद नहीं था कि चलती गाड़ी से ही छलांग लगा देती। ठीक है हम अस्पताल जा रहे हैं मगर दोबारा ऐसी हरकत मत करना। डॉक्टर अयाज ने कदरे सख्ती से मुड़कर उसे मुखातिब किया था और टर्न करने के लिए ट्रैफिक की तरफ तवज्जो की थी। डॉक्टर अयाज अपनी सीट पर बैठा मुसलसल साहिर का नंबर ट्राई करते हुए मरीजों को भुगता रहा था मगर घर और मोबाइल दोनों पर कोई अटेंड नहीं कर रहा था। क्या है यार, मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ। काफ़ी देर के बाद उसने अयाज की कॉल अटेंड की मगर कुछ सुने बगैर ही शुरू हो गया था। बस मंजर में गाड़ियों के शोर से डॉक्टर अयाज ने अंदाज़ा लगाया कि वो यकीनन अब घर से बाहर हमरा को ही तलाश करता फिर रहा था। तुम्हारी मुसीबत बीबी तो यहाँ पहुँच चुकी है, अब तुम कहाँ आवारा गर्दियाँ? कौन? हमरा तुम्हारे पास है। उसकी बात काटकर साहिर ने खासी बेताबी से पूछा था। जी हाँ, डॉक्टर अयाज ने इख्तिसार से जवाब दिया था। तो पहले बताना था। थैंक गॉड। सुकून की सांस लेकर वो उस पर चढ़ दौड़ा था। पहले? कौन सा पहले? अयाज डॉक्टर ने हैरानी का इजहार किया। आध घंटे से तो तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम अटेंड तो करो। अच्छा ठीक है मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मुझे बताओ तो सही हमरा आखिर हुआ क्या है? सोफिया खासी आजिज़ आकर उसके करीब आन बैठी थी। हमरा जवाब देने के बजाय आंसू बहाती रही। उसने तुम्हें घर से निकाला है? नहीं, हमरा ने नफ़ी में सर हिलाया था। तो फिर किसी फिल्म की दुखियारी हीरोइन की तरह रात को सड़कों पर मटर गश्त क्यों करती फिर रही थी? सोफिया को हकीकतन उसकी बात सुनकर ताव आ गया था। वो मोहतरम तुम्हें सारे शहर में ढूंढते फिर रहे हैं और तुम गोया कोई कामयाब मोरका मार कर बैठी हो। आपने साहिर को बता दिया कि मैं यहाँ हूँ? सोफिया के बाद से खतरे का अलार्म उसके अंदर बजा तो वो उठ खड़ी हुई थी जिसे एक सेकंड ज़ाया किए बगैर मस्बत जवाब सुनकर भाग पड़ेगी। नहीं, तुमने मना किया था तो भला कैसे बता देते? डॉक्टर सोफिया ने मसलहतन तसल्ली दी तो वो कदरे पुरसुकून होकर बैठ गई। अस्पताल के अंदर ही उन दोनों ने एक बेडरूम ड्राइंग रूम अपने लिए मुख्तस कर रखा था जहां वो रेस्ट भी कर लेते, इमरजेंसी की सूरत में रात को स्टे भी करते और अपने पर्सनल मेहमानों को यहीं पर अटेंड करते थे। वो दोनों वहीं पर बड़ा जमान थे। थोड़ी ही देर हमरा का सारा सुकून गारत हो गया जब उसने डॉक्टर अयाज के साथ साहिर को अंदर आते देखा। उसने एक हैरत भरी और शाकी नज़र डॉक्टर सोफिया और अयाज पर डाली थी। हमरा प्लीज़ घर चलो। खासी देर से साहिर बहुत नॉर्मल अंदाज और नरम लहजे में उसकी मिन्नतें किए जा रहा था। मेरा कोई घर नहीं है और आपके घर जाना होता तो वहाँ से निकलती ही क्यों? हमरा उसकी नरमी को डॉक्टर सोफिया और अयाज की मौजूदगी पर महमूल करते हुए उसके जान से मैं आने को तैयार न थी। अयाज भाई आज मैं आपके घर रह सकती हूँ ना? वो कोई तीसरी मरतबा ये सवाल कर रही थी। चलो ठीक है रह लो मगर फिर क्या करोगी? डॉक्टर सोफिया ने पूछा था। सुबह ही मैं चली जाऊंगी। वो मुकम्मल तहिया किए हुए थी। कहाँ जाओगी? साहिर अपनी नशिश से उठकर उसकी करीब आन बैठा और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था। कहाँ जाऊंगी? उसने ज़ेरे लब जैसे उसका सवाल दोहराया और नज़रों का जाविया बदलकर कुछ देर पलकों को चिपकती रही। कहीं भी।
कहीं भी, भाई के पास। उसने आंखों में आई नमी को रोकने की कोशिश की। डॉक्टर अयाज ने सोफिया को उठने का इशारा किया था। आप कहाँ जा रही हैं? हमरा ने उसका बाजू पकड़कर रोक लिया था। हम लोग ज़रा मरीजों को देख लें, तुम आपस में कुछ मैंने कुछ फाइनल नहीं करना, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो उसके साथ अकेले बैठने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, सो उठ खड़ी हुई थी। सोफिया ने ठंडी सांस भरकर अयाज की तरफ देखा, जो बाहर जाते जाते दरवाजे में रुक गया था। बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ रखिए, मैं भी कहीं नहीं जा रही, सोफिया वापस बैठते हुए कह रही थी। कुछ तो साहिर के दिल में नई खबर से मिलने वाली मुसर्रत का एहसास था, और फिर उसका घर से निकलकर सोफिया और अयाज के पास आना बदगुमानी की कहीं तह वक्ती तौर पर उड़ाकर ले गया था। हत्ता के माँ के फराहम किया तुम्ही सबूत पे अपना असर खोने को थे, मगर हमरा के ख्याल में पहले उसके जुर्म कौन से साहिर की नज़रों से कम थे, जो अब यूं घर से निकल आना। उसके ख्याल में साहिर इस कदर नरम लहजा इसलिए अपनाए हुए था कि वो धोखा खाकर उसके साथ चल दे और वो घर जाकर दिल की भड़ास निकाले। अयाज, मेरी बात सुनो। काफ़ी देर की बहस के बाद भी जब वो घर चलने पर राज़ी ना हुई तो साहिर उठकर बाहर चला और उसके पीछे डॉक्टर अयाज भी। हमरा बेबी, प्लीज़ घर जाओ, ये क्या बेवकूफ़ी है। एक मरतबा फिर अयाज ने वापस आकर उसे समझाने की कोशिश की थी। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने घर नहीं जाना, इम्पॉसिबल। सिर्फ एक रात, बल्कि चंद घंटों की तो बात है, मैं आपके घर नहीं रह सकती क्या? उसका इसरार उससे बिल्कुल नहीं भा रहा था। नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता जब तक साहिर इजाज़त न दे। यक बैकी। डॉक्टर अयाज का लहजा बेमुरवत हो गया तो वो शाकी नज़रों से उसे देखने लगी थी। अगर कलसूम भी यूं में उठा कर आ जाए तो उसे भी वापस भेज दो, उसने अपनी सगी बहन का हवाला दिया था। उसके लहजे पर हमरा के चेहरे का बदलता रंग देखकर बेख्तियारी साहिर का दिल चाहा वो उसे यूं बात करने से रोक दे। अगरचे उसके कहने पर ही तो अयाज ने यह तरीका इख्तियार किया था, मगर अगले पल ये सोचकर खामोश रहा कि उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। थोड़ी देर तक वो सर झुकाए कुछ सोचती रही। घर चलें, उसने किसी को मुखातिब किए बगैर कहा तो उन तीनों नफूस के चेहरों पर सुकून दर आया था, इस बात से बेखबर कि वो रात गुजारने का एक और ठिकाना सोच चुकी है। अस्पताल की मेन बिल्डिंग के पीछे चंद कमरे थे जो कभी कभार अस्पताल इस्तेमाल किए जाते थे। उनसे मिला का एक बड़ा सा स्टोर रूम, जहाँ नकारा और गैर आराम इस्तेमाल शुदा सामान पड़ा रहता था। एक दो दफ़ा वो साहिर के साथ आई थी तो सोफिया के लेबर रूम में बिजी होने पर अस्पताल के कोनों कुदरों में वक्त गुजारी के लिए झांकती फिरी थी। अगर वो स्टोर में जाकर बैठ जाती तो साहिर शाह पूरे शहर में बांस डलवाकर भी उसे ढूंढ ना पाता। वो दानता तौर पर चलते हुए ज़रा सा साहिर से पीछे चलने लगी थी। कॉरिडोर में आगे जाकर वो दो रास्ते थे, एक मरकजी गेट की तरफ और दूसरा पिछली तरफ को जाता था। वसी और इस कॉरिडोर जिससे दोनों तरफ कमरे थे उस वक्त रश न होने के बराबर था। इक्का दुक्का नर्सें या मरीजों के रिश्तेदार आ जा रहे थे। वो साहिर के साथ चलने के बजाय एकदम दूसरी तरफ मुड़ गए। कॉरिडोर के अख्ताम पर सीढ़ियाँ थी, उसकी उजरत का बायस था, या फिर आधे दिन से मुसलसल की जाने वाली जद्दोजहद का नतीजा। उसे हल्का सा चक्कर आया और यूँ महसूस हुआ गोया किसी अंधेरे घर में गिरती चली गई हो। साहिर ने गाड़ी पार्किंग की तरफ ले जाने के बजाय यूँ ही रविश पर बिल्डिंग के सामने रोकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे एहसास हुआ कि हमरा उसके साथ नहीं है। कुछ इंतजार के बाद वो वापस कॉरिडोर में मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखता हुआ आ रहा था। जब उसने डॉक्टर सोफिया को दो नर्सों के साथ तेज़ी से पिछली तरफ जाते देखा, वहाँ कुछ भाग दौड़ और हलचल महसूस हुई थी। उसने होश में आने के बाद किसी से कुछ नहीं पूछा। सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश होने से कबल वाहिद ख्याल जो उसके जहन में आया वो यही था कि जिस उम्मीद को ज़िंदा रखने की खातिर उसने ये सारी कोशिश की थी वो खुशी नहीं रही। वो उम्मीद उसका साथ छोड़ चुकी है। आंखें खोल उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और फिर नज़रों का जाविया बदलकर छत को देखने लगी थी। हमरा, हमने तुम्हें साहिर के साथ भेजा था, तुम अस्पताल के पीछे क्या करने गई थी? डॉक्टर सोफिया के पूछने पर वो सपाट नज़रों से उसका चेहरा देखती रही। बोलो ना, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी जो तुम उसके साथ किसी सूरत जाने को तैयार नहीं हुई? डॉक्टर सोफिया ने दोबारा इसरार किया तो उसने मुख्तसर वजह बताकर आंखें मूंद ली थी। आंखों के किनारों से आंसू की कितारें रवां हुई थी। डॉक्टर सोफिया दंग रह गई थी। साहिर उसे मार पीट क्यों करने लगा? वो तो खुद उसकी हालत पर इस कदर परेशान हुआ था। मजीद कुछ पूछे बगैर उसने बाहर जाकर साहिर को यही बात बता दी थी। वो अंदर आकर स्टूल खींचकर उसके पास आन बैठा और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर ढेरों तसल्लियाँ दी तो उसके दिल को करार आया या नहीं, मगर वो चुप ज़रूर हो गई थी। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? डॉक्टर सोफिया उसकी कही हुई एक बात से जान गई कि उनके दरमियान वजह तनाज़े कोई मामूली नहीं थी। लिहाजा दूसरे दिन बसिद इसरार हमरा से सारी बात सुनकर वो हैरत के समंदर में घोताए जन थी। आप क्या करती? हम लोग साहिर से बात करते, वो तुम्हारा मूड तोड़ सकता था, मगर हमारी बात मजबूरन ही सही उसे पूरी सुनना पड़ती और सारी बात सुनकर वो भी यकीनन तुम्हें बेगुनाह करार दे देता। सोफिया को उसकी बेवकूफ़ी पर पछतावा हो रहा था। आपको मेरी बात पर यकीन आ गया? उसके लहजे में अभी खदशे बोल रहे थे। यकीन क्यों नहीं आएगा? मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? तुम देखना मैं उस साहिर के बच्चे की कैसी खबर लेती हूँ। माँ बहनों की साजिशों की खबर नहीं, और उसने तुम्हें इतना टॉर्चर किया। सोफिया का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। आप अयाज भाई को ये मत बताइएगा, पता नहीं वो क्या सोचे। उन्होंने क्या सोचना, वो भी उस कमबख्त की चित्रौल करेंगे। मगर तुम इतने अरसे से ये सब
कुछ सह रही थी, तो तुमने हमें तक क्यों ना बता दिया? सोफिया का मलाल कम होने में नहीं आ रहा था। मेरी आपसे मुलाकात साहिर की मौजूदगी में हुई थी, फिर मुझे ख्याल नहीं आया कि आप मेरी मदद करेंगी। यूं भी इतना शर्मनाक इल्ज़ाम दोहराते हुए उसकी आवाज़ भीग गई थी। सोफिया पुरसोच अंदाज में ताव खा रही थी। शुक्र है मेरी भी किसी रूम में ड्यूटी लगी है, वरना तो पिछले 1 हफ्ते से वार्ड में रहकर तंग आ गई है। इतनी सारे मरीजों की फरमाइशें पूरी करने में मजाल है ज़रा ढंग की आंख लगी हो। ऊपर से घर जाकर आराम करने का भी मौका नहीं मिलता। रात की ड्यूटी पर तैनात नर्स ऑफ करने वाली कलीग से इजहार ख्याल कर रही थी। चलो फिर आज तुम्हारी मौजें होंगी, ऑफ करने वाली नर्स ने आहिस्ती से हंस कर कहा था। हाँ, आज तो मैं खूब सोऊंगी। ये पेशेंट तो वैसे भी तंग नहीं करती, कोई रिच बंदा हो तो यहाँ भी आराम करना मुहाल हो जाए। हमरा दीवार की तरफ करवट लिए उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। पेशेंट का भी ख्याल रखना डॉक्टर सोफिया, इसके बारे में बहुत ताकीद करती है। उनकी रिलेटिव हैं, मैं जानती हूँ। उसके हस्बैंड को डॉक्टर अयाज के पास आते जाते देखा है। वैसे उस बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ ना, मिसकैरेज भी हुआ और डॉक्टर सोफिया कह रही थी कि आइंदा कभी माँ नहीं बन सकेगी। हमरा अहमद को यूँ लगा उसका वजूद किसी पटरी पर ऐस्तादा है और उसके ऊपर से कोई ट्रेन गुजर रही है। उसके वजूद के टुकड़े बिखर गए थे और इन टुकड़ों को इकट्ठा करना किस कदर मुश्किल लग रहा था। सांसों का तसलसल गोया टूट रहा था, धड़कनें साकित हो गई थी। रगों में दौड़ते लहू की जगह एक आह, एक फरियाद गर्दिश करने लगी थी। या अल्लाह, मेरे पास पहले कौन से रिश्ते थे जो ज़िंदगी के इस मोड़ पर भी तूने मुझे महरूमी बख्श दी। इतना अच्छा कपल टूट गया। एक मरतबा फिर उसकी समाहतों ने काम करना शुरू किया था। वो दोनों से यकीनन सोया वो समझकर धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी। अल्लाह ना करे बेचारी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, ऊपर से तुम बदपाले मुँह से निकाले जा रही हो। पहली नर्स ने दहल कर गोया दूसरी को टोका था। इसका हस्बैंड इतना लविंग और केयरिंग है, साथ ही इत्मीनान का इजहार किया था। हाँ, 2-4 महीने मोहब्बत जताएगा, दिलजोई करेगा, फिर औलाद की कमी का शिकवा करेगा। उसके अगले पिछले एक नस्ल की सुरखरुई का सोचेंगे, तब वो चंद तसलियाँ उसके हाथ में थमाकर नई दुल्हनिया घर ले आएगा। खासे दिल जले अंदाज में उसके मुस्तकबिल का मंजर नामा पेश किया गया था। वो साकित नज़रों से दीवार को तके जा रही थी। रूम में अजियत बुलबुला रही थी, मगर आंसू कहीं गुम हो गए थे। 2 घंटे पथराई हुई कैफियत में गुजरने के बाद उसके दर्द को आंसुओं का रास्ता मिला तो सारी रात उसका तकिया भीगता ही रहा। हमरा ने कई मरतबा खुद से ये बताने की कोशिश की थी और कितनी बार तो उसके पूछने पर बताने की कोशिश की कि वह सुंबल आपी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, मगर हर मरतबा अपनी बात के आगाज़ में उसने मुंह की खाई। मगर सोफिया भाभी की ज़बानी सारा वाक़या सुनकर किसी डायरेक्ट किए हुए प्ले की मानिंद महसूस होने लगा था। एक तरफ हमरा बेकसूर नज़र आती थी तो दूसरी तरफ मामा और सुंबल आपी के बारे में सोचकर तुलो दिमाग उलझने लगते थे। आखिर मामा ऐसे कैसे कर सकती हैं? उन्होंने हमरा को कितने खुले दिल से कबूल किया था, मगर हमरा का गाड़ी की पिछली सीट से निकलना, उसकी उजलत में सड़क क्रॉस करना और अब घर से निकलकर सोफिया और अयाज के पास जाना, अपनी कोख में मौजूद उसकी अमानत की हिफाजत खुद से बढ़कर करना, ये सब उसे बेकसूर जाहिर करने पर इसरार करते थे। भला ऐसी औरत जो अपने शौहर से बेवफाई करती फिर रही हो, वो उसकी औलाद की माँ बनने की इस कदर चाह क्यों कर रख सकती है? वो 2 रोज़ पहले ऑफिस से एक अहम नोयत की फ़ाइल घर लाया था, इस इरादे के साथ कि ज़रा फुर्सत से उस पर काम करेगा, मगर काम करना तो एक तरफ रहा, सिरे से फ़ाइल ही गुम कर बैठा था। साथ कई मरतबा फ़ोन करके उसे फ़ाइल भिजवाने को कह चुका था। सो उसने फ़ाइल की तलाश में कमरे को खंगाल डाला था। फ़ाइल तो ना मिली, अलबत्ता हमरा का मोबाइल जो उसने सिंगापुर से वापस आने के बाद अपनी तहवील में लिया था, लॉक दराज को खोलने पर मिला था। फ़ाइल की तलाश का काम छोड़कर उसने यूं ही कुछ सोचकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और थोड़े से इंतज़ार के बाद सारे ऑप्शंस चेक करने लगा था। कॉल हिस्ट्री से लेकर मैसेजेस के सारे बॉक्स, हत्ता के रिकॉर्ड वगैरह तक खंगाल डाला था। ये सोचकर कि हमरा मोबाइल बिजी क्यों रखती थी, सारे ऑप्शंस खाली थे सिवाय रिकॉर्डेड फ़ाइल में एक फ़ाइल गज़ल थी। शायद उदास से बोल उसकी मौजूदा कैफियत के तर्जुमान थे, जो वो यूं ही बेध्यानी से अपनी सोचों में उलझा सुनने लगा था, मगर ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं था। मगर एकदम ही मोबाइल से उभरने वाली आवाज़ें सुनकर ना सिर्फ चौंक गया था, बल्कि सारी तवज्जो भी उस तरफ मबजूल हो गई थी। देखिए तो महारानी को टीवी यूं खुला छोड़ रखा है जैसे उसके 3rd क्लास बाप का घर हो। सुंबल आपी के तीखे अल्फाज यकीनन हमरा के बारे में थे। छोटे घर की लड़की है, नौकरों के साथ ऐसे फ्रैंक होती है जैसे रिश्तेदारी निकलती हो। मामा का ये अंदाज़ उसने पहली बार सुना था और जो सुनता गया उसकी समाहतें गोया मफलूज होती चली गई थी। पकीज़ा परी, किरदार पर कीचड़, उसने जैसे खुद कलामी करते हुए सुंबल के अल्फाज दोहराए थे। हमरा का अपनी सफाई में कहा गया एक एक लफ्ज़ बिल्कुल सच था।
मामा आप नहीं जानती आपने मुझे कितनी अजियत दी है। वो बेड पर गिर सा गया था। दिलो दिमाग किसी कर्ब की जद में थे। जिस लड़की की आंखों में उसने कभी आंसू न देखने का अज़्म किया था, उसे बेदरीग रुलाया था। जिस लड़की को उसने हमेशा खुशियाँ देने का अज़्म कर रखा था, उसे बेबस सबब गम की आंधियों के हवाले करके किस कदर तन्हा कर दिया था। एक बार, 2 बार, सह बार, और फिर सारी सारी रात वो मोबाइल पर वहीं गुफ्तगू सुनता रहा। उसके अपने मोबाइल की बेल बजी तो उसने नंबर देखे बगैर ही ऑफ़ कर दिया कि उस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। वो खुद एहतसाबी के कड़े अमल से गुजर रहा था। गर्चे मामा और सुंबल ने हमरा की ज़ात पर ऐसा घिनौना हमला किया था, तो खुद उसने क्या किया? एक मरतबा भी उसकी बात मुकम्मल तौर पर नहीं सुनी थी। क्यों? हमरा का बेदाग माजी भी तो उसके सामने था, फिर वो उसकी कोई दलील सुनने को क्यों तैयार नहीं था? वो इस खेल का इतनी आसानी के साथ हिस्सा क्यों बन गया? और जब माँ के अमेरिका जाने के बाद उसने हमरा को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में कबूल भी कर लिया, तो कैसे? वो जो उसके ज़रा से इल्तफ़ात पर भी मसरूर हो जाती थी और खुशी उसके अंग अंग से छलकने लगी, तो वो उसे शक की निगाह से जांचा करता था। जब वो उसके काम पहले की तरह अपने हाथों से करके मुतमईन और सरशार नज़र आती, तो वो बगौर उसके चेहरे पर तमानियत मुलाहिज़ा करने लगता और ऐसे ही में हमरा के चेहरे पर अनजाना सा कर्व झांकने लगता, जैसे वो उसकी सोच से उसके जहन में सरसराते शक के नाक से वाकिफ़ हो। साहिर को वो शाम याद आई जब वो साहत की तरफ जाने के इरादे से शावर लेने के इंतज़ार में बैठा था, क्योंकि हमरा उसका कुर्ता शलवार प्रेस कर रही थी। उस वक्त भी उसका जहन यूं ही उलझा हुआ था और उसकी हमरा पर पड़ती निगाहें पुरसोच थी। वो खामोशी से कपड़े उसके हाथ में देकर पलटी, तो साहिर ने उसका बाजू थामकर अपनी तरफ मोड़ा था। उसे यूँ लगा था कि जैसे हमरा की झुकी निगाहें डबडबाई हुई हैं। क्या हुआ है? अपने पास बेड पर बिठाकर उसने हमरा का चेहरा ऊंचा किया, तो आंसू उसके रुखसारों पर फैल गए थे। प्लीज़ हमरा, बताओ ना, क्यों रो रही हो? साहिर का दिल उसके आंसू के साथ पिघलने लगा था। आप ये सोचते ना कि मैं आपके काम खुद क्यों करती हूँ? किसी मुलाजमा से क्यों नहीं कह देती? उसकी सोच पड़ चुकी थी। हाँ, मैं यही सोचता हूँ। साहिर ने बेबसी से सपाट से अंदाज में एतराफ़ किया, तो वो चंद पल उसे इल्तिजाइया नज़रों से देखते रहे। उसके होंठ का काम पे उसने कुछ कहना चाहा, मगर फिर एकदम ही अपना आप छुड़ाकर कमरे से निकल गई, क्योंकि उसे मालूम था साहिर उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। साहिर का दिल चाहता वो उसके पीछे जाकर उसके आंसू समेटे, मगर एक आंखों देखा मंजर उसके इरादे की राह में हायल हुआ, तो वो शावर लेने के लिए उठ गया था। आज साहिर की समझ में आ रहा था, हमरा उस रोज़ भी यकीनन उसे बताना चाहती थी कि उसने इज़्ज़त और गैरत को ठेस नहीं पहुँचाई। वो तो सुंबल के साथ गई थी। उसकी इल्तिजाइया नज़रें, उसकी बेबसी और कर्ब साहिर की निगाहों के सामने फिरने लगा था। किसी भी पाक दामन औरत के लिए उससे बढ़कर अजियत की बात क्या हो सकती है कि उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया जाए। साहिर को वो दोपहर याद आने लगी जब उसने हमरा के रोने पर तंज किया था और वो उसके पाँव पड़कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगी थी। मगर क्या मैं उसकी सारी तकलीफ़ों का अजाला कर सकूँगा? फजर की अजान के वक्त थोड़ी देर के लिए उसकी आँख लगी थी, जो नेक बाबा के दरवाज़ा नॉक करने पर खुली थी। साहब, डॉक्टर साहब 3 दफ़ा फ़ोन करके आपका पूछ चुके हैं। मैंने उन्हें होल्ड करवाया है। कहाँ हो यार? हमरा ने हमें बहुत तंग कर रखा है। उसने रिसीवर कान से लगाया तो यार झुंझलाए हुए अंदाज में कहने लगा था, खैरियत? वो शाम से अस्पताल नहीं गया था, सो खासा परेशान हुआ। मैं तुम्हारा नौकर लगा हुआ हूँ जो फ़ोन पर तुम्हें खैरियत की इतला करता फिरूँ? तुम खुद कहाँ मरे पड़े हो? उसने बेमुरवती से कहकर फ़ोन पर रख दिया, तो साहिर कमरे में आकर अस्पताल जाने की तैयारी करने लगा था। सिकंदर बख्त की इकलौती बेटी अफशीन सिकंदर अपने चचा के बेटे उस्मान बख्त की मंगेतर थी। उसकी ज़िंदगी के माहों साल उसके इंतज़ार में गुजर रहे थे। वो पढ़ने के लिए 7 समंदर गया हुआ था। आला ख़ानदान, जाहो जलाल रखने वाला, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, दौलत जायदाद में उसके बाप के हम पला उस्मान बख्त को वापस आकर उससे रुखसत करा कर जाना था। उसकी पढ़ाई ख़त्म होने में सिर्फ 1.5 साल रह गया था, मगर अफशीन सिकंदर के इंतज़ार की नोयत बदल गई थी। उसका दिल पड़ गया था, क्योंकि वो मुंशी नेमत ख़ान के बेटे गफ़ार ख़ान का असीर हो गया था। उस गफ़ार ख़ान को दिल दे बैठी थी, जो किसी सूरत उस्मान बख्त के हम पला ना था। शहर से ज़राअत की तलीम हासिल करके सिकंदर बख्त की ज़मीनों पर हिसाब किताब और फसलों की देखभाल करने वाला गफ़ार ख़ान भला खटक फैमिली के सपूत उस्मान बख्त के हम पला किस तरह हो सकता था? मगर ये बात अफशीन बख्त के दिल को कौन समझाता, जो कुछ भी सुनने और मानने को तैयार न थी। उस्मान बख्त वापस आया, मगर अफशीन से मिलकर उसे ज़बरदस्त धचका लगा था। वो जो समझता था अफशीन उसकी वापसी की राह तक रही होगी, वो तो किसी और को दिल में बसाए हुए थी। फिर वो बहुत ही लिबरल सा नज़र आने वाला उस्मान बख्त एक रवायती खटक बन गया। वो जो उसके दिल की मुराद थी, उस्मान बख्त उसे अपनी मर्ज़ी से एक आम सी शक्ल सूरत और वाजबी सी तालीम और कम हैसियत वाले मुलाजिम को कैसे सौंप देता। अफशीन के सारे अंदाजे गलत निकले और उसकी ज़िंदगी के साथ साथ सिकंदर बख्त की हवेली में गोया भंचाल आ गया था, क्योंकि उस्मान बख्त ने अपने चचा सिकंदर बख्त और आज़म बख्त तक ये बात पहुंचा दी। अफशीन पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई और खटक ख़ानदान गफ़ार ख़ान के खून का प्यासा ठहरा, मगर फिर भी अफशीन सिकंदर ने उस्मान बख्त की होने से इनकार कर दिया था।
नेमत खान ने अपने बेटे गफ़ार खान को ज़बरदस्ती शहर भेज दिया था क्योंकि उसकी जान को ख़तरा था। तब शादी से सिर्फ 3 दिन पहले अफीन कड़े पहरे से निकल कर गफ़ार खान की दहलीज पर आन पहुंची। गफ़ार खान की अदम मौजूदगी के साथ साथ उसे नेमत खान ने समझाया कि वो बाप की इज्जत की लाज रख ले। गफ़ार खान के यूँ गायब होने पर उसने बाप की हवेली आने के बजाय खुद को दरिया की लहरों के हवाले कर दिया। यूँ उसने अपने कॉल की लाज रखी कि वो गफ़ार खान के अलावा किसी की डोली में बैठना गवारा नहीं करेगी। सिकंदर बख्त का ड्राइवर अहमद नवाज़, जो गफ़ार खान का दोस्त था, उसका बाप नेमत खान को ये इत्तला देने आया कि अफीम की बाजियाबी की खातिर खटक फैमिली ने गफ़ार खान की बहन रुखसाना को उठाने का फ़ैसला किया। ये सुनकर नेमत खान ने अहमद नवाज़ की मिन्नत की कि वो रुखसाना की होने वाले ससुर को बुला लाएं ताकि वो 2 बोल पढ़ाकर उसे घर ले जाएं। मगर रुखसाना के होने वाले ससुर ने यह सूरत हाल जानकर इस रिश्ते से ही इनकार कर दिया कि वो खटक फैमिली के गैज़ो गज़ब का मुकाबला कहाँ कर सकता था। तब नेमत खान ने अहमद नवाज़ की मिन्नत की कि वो रुखसाना को अपनी इज्जत बनाकर यहाँ से निकाल कर ले जाए। अहमद नवाज़, जो शादीशुदा और एक बेटे का बाप था, वो भला ये कैसे कर लेता, मगर नेमत खान ने बेटी की इज्जत बचाने की खातिर उसके पांव पकड़ लिए तो उसे मजबूर होना पड़ा और यूं वो रात के अंधेरे में रुखसाना को वहाँ से निकाल कर पंजाब आ गया, जहाँ कलर कहार के एक गाँव में उसका ख़ानदान आबाद था। अहमद नवाज़ रुखसाना की इज्जत तो बचा लाया था, मगर कभी भी उसे घर और शौहर का तहफ़्फ़ुज़ न दे सका, इस डर से कि उसकी बहन का घर न उजड़ जाए, जिसकी शादी वट्टे सट्टे की बुनियाद पर हुई थी। पूरे ख़ानदान ने रुखसाना को कबूल करने से इनकार कर दिया था। अहमद नवाज़ ने सिर्फ इतना किया कि उसे घर से निकालने और तलाक देने से इनकार कर दिया था। उसने रुखसाना के गांव में राब्ता किया तो पता चला कि उसके बाप नेमत खान को गालबन ज़बान न खोलने के जुर्म में तशद्दुद करके उसे अगली रात मार दिया गया था। रुखसाना के दुखों में इजाफा करने के बजाय उसने ये खबर अपने तक महदूद रखी। अलबत्ता रुखसाना पर ज़िंदगी का पैमाना तंग ही रहा। वो उम्मीद से हुई तो ये तंग पैमाना उसके लिए मौत का फंदा साबित हुआ। वो 8वें महीने बच्ची को जन्म देकर चल बसी। बस्ती की औरतें कहा करती थी कि रुखसाना को कमरे से निकलते हुए अहमद नवाज़ की पहली बीवी बानो ने धक्का दिया था और बेढब गिरना उसकी कबल इस वक्त ज़िंदगी और बेवक्त मौत का सबब बना था। अहमद नवाज़, जो बहन का घर उजड़ने के डर से कभी बीवी की हिमायत में न बोल सका, उसे बेटी के आगे कुछ सुझाई न देता था, साथ ही उसका लाशऊर उसे एक एहसास से जुर्म में मुब्तला रखता। तब वो बेबस होकर अपनी बेटी को सीने से लगाकर दीवाना वार चूमता तो बानो बेगम के सीने में भांबड़ जलने लगते थे। यूँ तो कभी उसने बेटों को प्यार नहीं किया था। एक रोज़ जब अहमद नवाज़ 2 माह की रोती हुई हमरा को सीने से लगाए, कितनी देर से टहल टहल कर चुप करा रहा था और बानो उसका खाना रखे इंतज़ार में बैठी थी, बर्दाश्त न कर सकी थी। क्या है अहमद, 4 पाई डालो, 100 मर जाएगी, अब ऐसा भी क्या लाड के। अहमद नवाज़ ने एक झटके से रुक कर उसकी बात सुनी और हमरा को पास बैठी माँ की गोद में डालकर शदीद तैश के आलम में बानो को बाजू से पकड़कर घर की दहलीज से बाहर किया था। खबरदार, आइंदा मेरी बेटी के बारे में कोई गलत लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान से निकला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे की माँ है, खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। बानो उसकी बात पर हक्का बक्का रह गई। इससे कबल तो वो छोटी छोटी बात पर फसाद खड़ा कर देती थी, मगर यहाँ उसने जान लिया कि पहले उसका मुकाबला नेमत खान की बेटी रुखसाना से था और अब बात हमरा अहमद की थी, जो अहमद नवाज़ की बेटी थी। उसकी जान उसके दिल का टुकड़ा और फिर सास के समझाने पर उसने इस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली थी, मगर ये वो खामोशी थी जो किसी तूफ़ान का पेश खैमा होती है, और ये तूफ़ान सालों बाद किसी को बेबस पाकर नाजिल हुआ था। हमरा अहमद, जिसे उसका बाप प्यार से रानी कहता था, उसे यूं हथेली का छाला बनाकर रखता कि जब उसे शहर की फैक्ट्री में बतौर ड्राइवर मुलाजमत मिली तो वो अपने पूरे घराने को इसलिए साथ ले आया था कि कोई उसकी रानी के साथ नारवा सलूक न कर सके। रानी को 8 साल तक अहमद नवाज़ की माँ ने पाला था। वो औरत जिसकी आंख में रुखसाना कांटे की तरह खटकती थी, उसने पोती के लिए अपनी मोहब्बत भरी आगोश वाह कर दी थी। यह उसके बाप की वालहाना मोहब्बत थी कि उसे कॉलोनी के स्कूल में पढ़ाने के बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराया था। अहमद नवाज़ की बेतहाशा मोहब्बत, तवज्जो और अपनी जहानत की बदौलत उसने तालीमी मनाजिल बहुत नुमायाँ अंदाज से तय की थी। FSC के पेपर से फारिग होकर उसने कॉलोनी से बच्चे इकट्ठे करके ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। यूँ अपने तालीमी अखराजात के साथ वो घर की मावन बन गई। BSc के आखिरी साल में थी जब अहमद नवाज़ रोड एक्सीडेंट में एक टांग से हाथ धोकर लाचारी से बिस्तर पर आन पड़ा। इलाज मुआवजा के लिए थोड़ी बहुत रकम और उसके बड़े बेटे को मुतबादिल नौकरी फैक्ट्री में दी गई, मगर वो आए दिन झगड़ा करके घर बैठ जाता।
हमरा का ट्यूशन घर की गाड़ी घसीटने का जरिया बना। बाप के इलाज के लिए रकम की ज़रूरत पड़ी, तब वो अपने दोस्त की तवस्सुत से उसकी खाला की एकेडमी गए, जिन्होंने कोई वैकेंसी खाली न होने पर एक ऑफिस जॉब का इश्तेहार उसके सामने ला रखा। उन्हीं की तसल्ली, हौसला अफजाई और इसरार पर उसने अप्लाई किया और सिलेक्ट भी हो गई। चंद माह तक सब ठीक चला, मगर फिर कंपनी का एमडी साहिर आड़े आया और वो नौकरी से हाथ धो बैठी। एक रोज़ जब ढलती शाम में बाप की परेशानी का ख्याल करके वो नौकरी पर 100 मरतबा लानत भेजकर ऑफिस से निकली और बस से उतरकर घर के रास्ते पर चली तो अमजद सामने से उतरा दिखाई दिया। उसके बकाल बाबा बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने अमजद को उसे लाने के लिए भेजा था। जब वो घर में दाखिल हुई तो बाबा मुस्तरिब से बैठे थे। रानी पुत्र, आज बहुत देर कर दी तूने। उसे देखकर गोया उनकी जान में जान आई थी। बाबा, आज काम ज़्यादा था, थोड़ी देर बैठना पड़ गया। उन्हें जवाब देकर वहीं उनके पास बैठ गए और थोड़ी देर बाद ही वज़ू करने उठ गए कि मगरिब की अज़ानें हो रही थी। क्या बात है रानी बेटी, कोई परेशानी है? सहन के कोने में लगी टूंटी से वज़ू के बाद खासी देर तक बैठी साहिर शाह के रवैये को सोचती रही जब बाबा ने उसे पुकारा था। कुछ नहीं, बस यूं ही। उस वक्त तो वो जवाब देकर उठ गई, मगर नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ैसला करके उनके पास आ बैठी। पापा, आइंदा मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। उसने बाकी बात गोल करके ड्यूटी में तब्दीली का जिक्र उन्हें सुनाया था। मैं जुनैरा की खाला से पता करूंगी, क्या पता उनकी एकेडमी में कोई गुंजाइश निकल आए। अहमद नवाज ने उसके फैसले से इत्तेफाक किया तो हमरा ने उन्हें आइंदा प्रोग्राम बताया था। नहीं बेटा, अब हम गाँव चलेंगे। लेकिन बाबा, यूँ अचानक? आपका इलाज कमाना तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भाइयों का काम है। गाँव जाकर उन्हें किसी काम में लगाने की कोशिश करूँगा। अब मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं चाहता। लगता है वापसी का टाइम आ गया है, अहमद नवाज ने उदासी से कहा था। बाप की शदीद बीमारी के बावजूद ये तो उसके वहमो गुमान में भी ना था कि उसकी दुनिया से वापसी का टाइम आ चुका है। ये शफीक छाँव सिमट कर तपती धूप उस पर साया फगन कर जाएगी। फिर साहिर शाह की उसकी ज़िंदगी में शॉकिंग आमद उसके लिए ज़िंदगी का प्याम साबित हुई। मगर वो जो बहुत पहले उसका बाप गुमान किया करता था, उसे जीने के ढंग कौन सिखाएगा? उसे ज़िंदगी के नशेब व फराज से निमटने का सलीका कौन देगा? उस सब का खदशा ज़िंदगी के मोड़ पर बार बार दुरुस्त साबित हुआ था। उसे ज़िंदगी में ये किसी ने ना बताया था कि बाज़ औक़ात इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कैंचुली ओढ़ रखी होती है और कैंचुली के अंदर उनका असल रूप बड़ा भयानक होता है। उसकी ज़िंदगी संवारने वाले दो लोग उसका शौहर और बाप थे। उसकी गलती थी कि खुद से मोहब्बत करने वाले उन दो अफराद से वाबस्ता इर्द गिर्द के लोगों पर उसने एतबार किया था। मगर उसके एतबार के पंदार को जब ठेस लगी तो उसे दुख व अजियत का एक समंदर अबूर करना पड़ा था। प्लीज़ थोड़ा सा खा लें। नर्स ने ट्रे में से बाउल उठाकर उसके मुंह के करीब किया था। प्लीज़ सिस्टर, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तंग मत करिए। उसने बेबसी से इनकार किया था। ऐसे कैसे नहीं खाओगी? 2 लगाऊंगी अब। डॉक्टर सोफिया सुबह से तीसरी मरतबा उसके कमरे में आया और उसका इनकार सुनकर तब उठी थी, तभी रोब से कहते हुए बरस पड़ी थी। चलो तुम थोड़ा सा सूप पी लो। उसने ट्रे से सूप का प्याला उठाकर उसके सामने किया तो हमरा ने हाथ से परे धकेल दिया। आंसू थे कि मुसलसल बह चले आ रहे थे। हमरा, तुम क्यों मुसलसल लो जा रही हो? डॉक्टर सोफिया खासी हैरान परेशान होकर उसे देखने लगी। क्या साहिर के शाम को ना आने की वजह से? उसने खुद पर क्यास किया था। कौन साहिर? मुझे किसी साहिर से कोई मतलब नहीं है। और दरवाजे से अंदर आता साहिर एकदम ठटक कर रुक गया था। वो तो मुसलसल यही सोचता आया था कि उससे किस तरह माफ़ी मांगेगा, किन अल्फाज में गुनाह का एतराफ़ करेगा। तब भी उसको अल्फाज कम पड़ते महसूस हो रहे थे। तभी उसका मोबाइल उठा लाया था कि शायद ये सुनकर उसके दिल को करार आ जाए। वो खुद तो अपने आप को कुछ कहने के काबिल नहीं समझ रहा था, मगर अब क्या कह रही हो तुम? डॉक्टर सोफिया को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। आप मुझे कब डिस्चार्ज कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दे। उसकी बात को नज़रअंदाज करके उसने वही सवाल दोहराया जो सुबह से अब तक कई मरतबा कर चुकी थी। क्यों? क्या घर बहुत याद आ रहा है? घर? कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है। ऐसे नहीं कहते चंदा, तुम्हारा तो इतना प्यारा घर है, तुम्हारा और साहिर का घर। डॉक्टर सोफिया ने खामखा ही यकीन दहानी कराई थी। वो घर तो लैला का है। ये बात उसने कितनी अजियत से कही थी, ये तो उसके चेहरे पर दर्ज था। उन दोनों ने खासी परेशानी से उसे देखा था। अच्छा चलो, ये फैसला तो बाद में होगा कि वो घर किसका है। साहिर ने बैठ के करीब आकर कदरे हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार किया और फिर सोफिया के हाथ से सूप का कप पकड़ लिया था। फ़िलहाल तो तुम इस तरह करो कि कुछ खाओ पियो ताकि तुम्हारी सोच दुरुस्त। साहिर की बात अधूरी रह गई कि हमरा ने इस कदर ज़ोर से हाथ मारा कि कप उसके हाथ से छूटकर उड़ता हुआ दूर जा गिरा था। मुझे आपकी मेहरबानियों की ज़रूरत नहीं है, बहुत अनायतें कर चुके आप मुझ पर, इनका खराज भी वसूल कर लिया है ना। वो रोते हुए ज़ोर से चिल्लाए तो जहाँ साहिर उसे गुमसुम होकर देखने लगा, वहीं सोफिया उसकी हरकत पर हक दक रह गई थी। आप मुझे जाने दे प्लीज़। थोड़ी देर रोने के बाद उसने फिर से सर उठाकर सोफिया की तरफ मिन्नत भरे लहजे में कहा था, कहाँ जाना है तुम्हें? सोफिया की छठी इसने अलार्म बजाया था। मैं कहीं भी जाऊँ, आपको इससे क्या? यूँ तो हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। डॉक्टर सोफिया ने उसके हठधर्मी के जवाब में हठधर्मी दिखाना चाहिए थी।
आप लोग मुझे इसलिए नहीं जाने देते कि मेरे भाई ने 5 लाख रुपए लिए थे। मैं दे दूँगी, मैं वो पैसे वापस कर दूँगी, मैं जॉब करके किस्तों में वापस कर दूँगी। अपनी बात के इख्तिताम पर आंसू बहाती वो एकदम ही तड़प तड़प कर रो दी थी। इससे पूछिए ये कहाँ जाना चाहती है, मैं इसे रोकूंगा नहीं। साहिर के कहने पर डॉक्टर सोफिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैं किसी हॉस्टल में जाऊंगी, मैं अकेले रहूंगी। उसका अंदाज फैसला कुन था। ये तुम क्या कह रहे हो कि जहाँ जाना चाहे तुम उसे रोकोगे नहीं? खासी देर के बाद सोफिया नर्स को उसका ख्याल रखने की ताकीद करके बाहर निकली थी तो साहिर उसके साथ हो लिया था। साहिर उसकी बात का जवाब देने के बजाय पॉकेट से सिगरेट केस और लाइटर निकाल रहा था। ये इतना बड़ा नो स्मोकिंग का बोर्ड तुम्हें नज़र नहीं आ रहा क्या? डॉक्टर साहब सख्ती से मना करते। निरी बकवास करता है डॉक्टर का बच्चा। आप भी उसकी बातों पर तवज्जो ना दिया करें। पहले तो वो सख्त झुंझलाया, फिर कदरे हल्के फुल्के अंदाज में मशवरा देने लगा था। बिल्कुल, ताकि बाद में तुम्हारी तरह इज्जत करवाती फिरूं। सोफिया को साहिर के हाथ से कप छूटने का सीन याद आया तो बेख्तियार मुस्कुराकर कहने लगी थी, मुझे वार्ड का चक्कर लगाना है, मगर इससे पहले मेरी बात का जवाब दो। वो दोनों रूम में जाकर बैठे तो सोफिया ने अपना सवाल फिर से दोहराया था। भाभी, ये जो खातून है ना, हमरा बीबी, ये जो ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं, चाहे सीढ़ियों पर क्लांच मारकर अस्पताल के बेड पर ही क्यों ना पड़ जाए। अब आप इसे ज़बरदस्ती रोकेंगी तो कहीं बैद नहीं कि रात को भोलपन देवी बनकर निकल पड़े और किसी मुसीबत में फंस जाए। डॉक्टर सोफिया ने तायद की थी। आप लोग यहाँ कब शिफ्ट हो रहे हैं? अस्पताल के ऊपर घर का पोर्शन तकमील के मराहिल में था, सो वो उसी के बारे में पूछने लगा। डेकोरेशन का 1-2 हफ्ते का काम बाकी है, बस इतने ही दिन लगेंगे। अब मैं हमरा को घर लेकर नहीं जाऊँगा, मामा भी 10-15 दिन में वापस आ रही हैं। आप कुछ दिन यहीं रखकर इसे अपने साथ फ्लैट पर शिफ्ट कर लें। कह दीजिएगा किसी अच्छे हॉस्टल का पता करेंगे। क्या मतलब, तुम्हें उसकी बात पर अभी एतबार नहीं आया? उसकी बात पर तो खैर मुझे कभी भी एतबार नहीं था, तो अब क्या आता? मगर उलझे अंदाज में कहते हुए वो रुक गया था। साहिर, आखिर तुम मान क्यों नहीं लेते? हमरा बेकसूर है। मर्द के दिल में गड़ा शक का कांटा औरत की ज़िंदगी को अधूरा कर देता है। और डॉक्टर सोफिया उस मासूम और सादा सी लड़की की राह के कांटे समेटना चाहती थी, सो अपनी बात पर इसरार करके कहने लगी थी, भाभी एक गज़ल सुनेंगी? साहिर ने फीके से मुस्कुराहट के साथ मोबाइल के बटन पुश किए तो हामिद अली खान की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी थी। मैं फारिग नहीं हूँ कि तुम शाम गज़ल छेड़कर बैठ जाओ, मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हें हमरा की बात पर यकीन क्यों नहीं है? डॉक्टर सोफिया ने चिढ़कर कहा, मगर अगले पर हैरान होकर मोबाइल से उभरने वाली आवाज़ें सुनने लगी थी। ये क्या है? खुदा की लाठी है, साहिर ने बरजस्ता कहा था। मगर इसकी तो आवाज़ भी आ रही है, डॉक्टर सोफिया ने खासा महजूज होकर पूछा था। देर से मेरे सर पर पड़ी है ना, इसलिए। अच्छा ऐसा करो, इसको मेरे मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर देना। मुस्तकबिल में अगर मेरा कभी अपनी बहू के साथ कोई 420 करने का इरादा बना तो इस रिकॉर्डर को सुन लिया करूँगी, डॉक्टर सोफिया ने इश्तियाक से कहा था। शादी के 8 साल बाद भी मेडिकल के इस्तेराह में कोई ख़राबी न होने के बावजूद ये जोड़ा औलाद से महरूम था, सो साहिर इस दूर अंदेशी पर हंस ही सकता था। तो ये थी इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड और होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि इसका लास्ट पार्ट भी आप लोगों को आज मिल जाए, क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे, फिर रौनक मेला लगा होता है, आप लोगों को अंदाज़ा है ही। फिर कुछ मेरा भी दिल नहीं कर रहा था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और आप लोगों को नहीं दे पाई। होप सो कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी लास्ट एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।